जमीन एक थी, इतिहास एक था, संस्कृति एक थी, समाज के तौर तरीके एक थे, लेकिन विभाजन की एक लकीर ने सब कुछ बदल दिया। जमीन के दो टुकड़े हुए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो देश क्या बने, आपसी विश्वास की डोर भी टूट गई। दोनों देशों के सियासतदान हाथ तो मिलाते हैं, लेकिन दिल नहीं मिलते। भारत और पाकिस्तान में कारोबारी रिश्ता तो है, लेकिन आतंकवाद के जख्म ने नियत को हमेशा शक के कटघरे में रखा। कहते हैं रिश्तों की नई इबारत लिखने के लिए पुरानी बातों को भूलना सबसे कारगर है। क्या भारत और पाकिस्तान के लिए यही सही है? छोड़ो कल की बातें। एजेंडा आज तक के आखिरी सेशन में मैं स्वागत करता हूं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष, पूर्व क्रिकेटर और बहुत लोगों के चहेते इमरान खान का। जोर से तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत कीजिए पाकिस्तान से आए हमारे खास मेहमान का। इमरान साहब, इस सेशन का शीर्षक है छोड़ो कल की बातें। लेकिन क्या आपको लगता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों में जो खटास रही है, आतंकवाद को लेकर, कश्मीर को लेकर, उस सब के मद्देनजर वाकई में कल की बातों को छोड़ना क्या संभव है? देखिए जी, मैं समझता हूं कि जिधर आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान खड़ा है, ये कहना कि बड़े आसानी से हम अपने मसले हल कर लेंगे, ये भी गलत है। लेकिन क्या हम ये मसले हल कर सकते हैं, ये ठीक है। जो मेन इशू है वो कश्मीर, जिसकी वजह से ये इतनी हालात आज यहां पहुंचे हैं। हमारी पार्टी के अंदर 3 एक्स फॉरेन मिनिस्टर्स हैं और 3 एक्स फॉरेन मिनिस्टर्स ने कॉन्फिडेंशियली जो मुझे बातें बताई, जो मैं अभी आपके सामने नहीं कर सकता, वो ये थी कि ये मसला बड़ा करीब हल होने पे आ चुका था एक वक्त पे, यानी कि इसका एक हल बैक चैनल कॉन्टैक्ट्स की वजह के तौर पे ये बड़े करीब आ चुके थे। तो यानी कि ये जो हम मसला समझते हैं कि हल हो ही नहीं सकता, ये हो सकता है। लेकिन इससे अब आगे मैं जो बात करना चाहता हूं वो ये, बदकिस्मती से स्टेट्समैन और एक ऑफिस होल्डर में फर्क क्या होता है। एक होता है प्राइम मिनिस्टर, जिस तरह एक क्रिकेट टीम का एक कैप्टन होता है जिसको कोई जानता ही नहीं, और वही एक उसी टीम का उतनी पावर्स लेके कैप्टन होता है, उसका नाम कहां से कहां पहुंच जाता है। तो उसी तरह प्राइम मिनिस्टर्स में कई होते हैं स्टेट्समैन, और जिसे मैं रिसेंटली नेल्सन मंडेला का नाम लेता हूं कि वो जो दूर की सोच देखता है, वो अपनी जात से हट के, ना उसको इलेक्शन की फिक्र होती है, ना वोट्स की फिक्र होती है, वो अपनी लोगों के लिए एक ऐसी सोच देखता है जो वो आगे देखता है कि उसकी कौम की बेहतरी कैसे हो सकती है। इस वक्त जो भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लीडर्स जो आगे का सोच रही है, वो एक ही चीज सोचेगी कि कैसे पाकिस्तान और हिंदुस्तान करीब आए, कैसे हम अपने मसले हल करें, कैसे हम एक ट्रस्ट के ऊपर, एक इत्मीनान के ऊपर रिलेशनशिप बिल्ड करें। अभी तक जो सबसे बड़ा मसला यह है कि दोनों मुल्क एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करते। तो ये जो नई रिलेशनशिप है, मैं सिर्फ ये आगे आपके सवाल का जवाब देता रहूंगा, लेकिन मैं समझता हूं कि अब 21वीं सदी के अंदर एक नई सोच चाहिए। खौफ के ऊपर अब हम अपने फैसले ना करें। मैं आमिर खान अभी बात कुछ कर रहे थे कि उन्होंने कहा मैं कोई फिल्म बना रहा हूं, मुझे खौफ है। मैं समझता हूं उनको खौफ नहीं है, क्योंकि अगर खौफ होता तो वो इतने एक्सपेरिमेंट ना करते। मेरी जिंदगी का एक एक्सपीरियंस है कि जिस इंसान ने भी बड़ा काम किया है, वो सबसे पहले अपने खौफ के ऊपर काबू पाता है। कोई भी खौफ के ऊपर फैसला वो बड़ा फैसला नहीं होता। जिसने बड़े फैसले किए, उन्होंने खौफ के ऊपर काबू पाके तब बड़ा फैसला किया। अब पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लीडरशिप वो चाहिए जो बड़े फैसले करें। कोई भी बड़ा फैसला ऐसे नहीं होता जिसमें रिस्क नहीं होती, इसलिए वो बड़ा फैसला होता है। लेकिन जो बड़ा आदमी होता है वो करता ही बड़ा फैसले है। अब
इंशाल्लाह पाकिस्तान में तो गर्मियों के बाद एक ऐसी हुकूमत आ जाएगी जो बड़े फैसले करेगी। क्या आपकी कर सकती है? इमरान साहब, आपने कहा कि कश्मीर अहम मसला है, लेकिन हम मानते हैं कि आतंकवाद अहम मसला है। हम मानते हैं कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में वो तमाम लश्कर तैयबा के आतंकवादी ठिकाने जिनको अब तक नेस्तनाबूद नहीं किया गया है, वो सबसे बड़ी दिक्कत है। पाकिस्तान तैयार करता है कसब को, उन्हें भेजता है मुंबई में आतंक फैलाने के लिए। जब तक कि पाकिस्तान की सरकार और आपकी आईएसआई इन टेररिस्ट कैंप्स को बंद नहीं करती, आपने विश्वास की बात की, ट्रस्ट की बात की, वो विश्वास कैसे बनेगा? देखिए, आज का मौजू आपका क्या है? छोड़ो पुरानी बातें, आगे का सोचो। अब जो भी पहले हुआ, क्योंकि मैं तो उसका जिम्मेदार नहीं हूं ना, मैं तो आपको वो नए पाकिस्तान की जिम्मेदारी लेता हूं। इंशाअल्लाह जो भी हम आपसे बात करेंगे, मैं आपको गारंटी करता हूं कि उसके ऊपर हम पूरा खड़ा होंगे। यानी हम कोई आपको ये कभी हमारे से एतराज नहीं होगा कि इन्होंने ये कहा और नहीं किया। इंशाअल्लाह जब हम आपको कहेंगे कि पाकिस्तान की जमीन से किसी किस्म की दहशतगर्दी नहीं होगी, वो फिर नहीं होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगर वायदों को हम देखते हैं तो आपने कहा कि अगर आपकी सरकार बनती है तो उसके 90 दिन के भीतर, 90 डेज के अंदर आप आतंकवाद को खत्म कर देंगे पाकिस्तान के भीतर, उस पर आप काबू पा लेंगे। तो कैसे किया जाएगा ये? कैसे आप आतंकवाद पे काबू पाएंगे 3 महीने के अंदर? इतनी मुश्किल हिंदी इस्तेमाल, आपका मतलब कि दहशतगर्दी को आप कह रहे हैं कि 90 डेज में आप खत्म कर देंगे। इसका क्या आपने नाम क्या था? आतंकवाद। अच्छा, देखिए ये जरा आप सबके लिए समझना है मसला क्या है इस वक्त, क्यों पाकिस्तान जंग हार रहा है दहशतगर्दी की। दहशतगर्द जो मिलिटेंट्स हैं ये कितने हैं? 20,000 हैं, 25,000 हैं, ज्यादा से ज्यादा 30,000 होंगे। पाकिस्तान की 6-7 लाख की फौज है, वो क्यों नहीं इसके ऊपर काबू पा सकी? क्यों अमेरिका की दुनिया की तारीख में ऐसी मिलिट्री मशीन आई नहीं जो आज अमेरिका के पास है? वो क्यों नहीं जीत सकते अफगानिस्तान में? एक वर्ड, जहाद। देखिए, जहाद का मतलब यह है कि जब लोग जहाद लड़ते हैं, मुसलमान जहाद लड़ता है, तो वो फिर अपनी जान की कुर्बानी देने से डरता नहीं है, क्योंकि वो समझता है कि वो अल्लाह के लिए लड़ रहा है और वो जन्नत में जाएगा। और वो फिर जो उसकी वजह से जो सबसे खतरनाक चीज है वो है खुदकुश हमला। खुदकुश हमले का कोई तोड़ नहीं है, ना अमेरिकन अभी तक उसका तोड़ निकाल सके हैं, ना पाकिस्तान की फौज निकाल सकी। मैं शुरू से, अब मुझे 8.5 साल हो गए हैं, एक ब्रोकन रिकॉर्ड की तरह मैं बार बार कहता जा रहा हूं कि इस जंग का कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है। उसकी वजह से कहते हैं जी आप तालिबान के हमायती हैं, क्योंकि लोगों को समझ नहीं है कि ये फिनोमेना क्या है। मैं वो पाकिस्तानी हूं जिसने 20 साल पहले किताब लिखी थी अपने कबायली इलाके पे, जिसका नाम था वॉरियर रेस। वो किताब में मैंने अंग्रेजों की सारी तारीख बताई थी, जो 80 साल अंग्रेज इंटरेक्ट करता रहा कबायली इलाके से। अंग्रेज नहीं जीत सका, वहां सुपर पावर था अपने वक्त का, वो दलदल में फंसा हुआ था। आप हैरान होंगे कि वजीरिस्तान में ज्यादा अंग्रेज फौजी मरे बनिस्बत सारे हिंदुस्तान के अंदर। इसलिए वो अल्लाह ने 2 मखलूक पैदा किए हैं, एक इंसान पैदा किए हैं, दूसरे पठान पैदा किए हैं, और खासतौर पे वो वाले। ये जितना आप इनको मारेंगे ये और लड़ेंगे। मैं इसलिए इनको बताता जा रहा था ये काउंटर प्रोडक्टिव है। आप बॉम्बिंग कर रहे हैं उनके गांव के ऊपर, आप आर्टिलरी चला रहे हैं, उनके बीवी बच्चे मार रहे हैं, वो चुप करके हाथ नहीं, वो जाके जिधर तालिबान थे ही नहीं, इस कोलैटरल डैमेज के 2 साल ने पाकिस्तान तालिबान प्रोड्यूस किया। तो हमारे पास तो तालिबान ही नहीं थे। तो हमने ये अहमकाना जो फैसला किया अपनी फौज भिजवाने के वजीरिस्तान, जो मैं रोकता रहा, मेरी पार्लियामेंट में तकरीर भी है इसके ऊपर, मैंने सारी तारीख कोट की। तो हुआ क्या है कि जो मिलिटेंट्स हैं उन्होंने पाकिस्तान की फौज के खिलाफ जहाद डिक्लेयर कर दी। उन्होंने कहा है कि ये अमेरिका की मर्सनरी फौज है। क्योंकि वो अमेरिका की मर्सनरी फौज है और ये कोलैबोरेटर्स हैं, इनके खिलाफ भी जहाद जायज है। जहाद की वजह से हमारे जीएचक्यू के ऊपर खुदकुश हमले हुए, हमारे नेवल बेस पे खुदकुश हमले हुए, हमारे एयर बेस पे खुदकुश हमले हुए। और ये खुदकुश हमला डेविस्टेटिंग होता है। इसको नहीं, इसका जब तक आप जहाद का नैरेटिव मिलिटेंट से नहीं लेंगे, ये जंग खत्म ही नहीं होनी।
और पाकिस्तान डूब जाएगा इस जंग में। इसलिए अब मैं हाल आपको बताता हूं। तो तहरीक इंसाफ कैसे इसके ऊपर काबू पाएगी? हम जब पहले दिन इंशाअल्लाह जब स्वेरिंग इन होगी तहरीक इंसाफ की, प्राइम मिनिस्टर की, तो पहले दिन अनाउंस करेगा कि हम अमेरिका की जंग से डिसएंगेज कर रहे हैं। ना हम अमेरिकन एड चाहते हैं, ना हम ड्रोन अटैक्स चाहते हैं, क्योंकि ड्रोन्स भी उन्हीं लोगों को मार रहे हैं जिनसे पाकिस्तानी फौज लड़ रही है। तो इसलिए वो नैरेटिव ये कहता है कि जी ये अमेरिका की जंग लड़ रहे हैं और अमेरिका की मर्सनरी फौज है। हम जब डिसएंगेज करेंगे और फिर हम अनाउंस करेंगे जहाद खत्म, क्योंकि हम अमेरिका की जंग नहीं लड़ रहे। जिस वक्त जहाद खत्म हुई, हम जंग जीतेंगे कैसे? मैं क्यों कह रहा हूं 90 डेज में? क्योंकि मैं जानता हूं सारे कबायली इलाके को। मैं 1 लाख लोगों को वजीरिस्तान लेके गया, जर्नलिस्ट को लेके गया वजीरिस्तान के लोगों से मिलाने के लिए, जो सबसे ज्यादा लड़ने वाले हैं। उनको सिर्फ यह बताने के लिए लेके गया था कि जर्नलिस्ट जब उनसे पूछेंगे कि क्या अगर जहाद खत्म होगी आप अपने इलाके को वापस ले लेंगे? हमारे पास 8-9 लाख कबाइल के लड़ने वाले लोग हैं, मिलिटेंट्स हैं। सारे जो मिलिटेंट्स हैं वो सिर्फ 20-30 हजार हैं। तो सिंपल मैथ्स है कि जिस वक्त जहाद खत्म हुई, कबाइली इलाके के लोग मुजाहिदीन के खिलाफ नहीं लड़ेंगे। लेकिन जब जहाद आपने खत्म कर दी, अमेरिका की जंग नहीं है, वो ये हफ्ते के अंदर ये अपनी जमीन को वापस ले लेंगे। और हम जंग तब जीतेंगे जब कबाइली इलाके के लोग हमारे साथ आएंगे। अगर हम उनको बमबारी करके, उनके औरतें बच्चे मार के उनको उधर धकेलते रहेंगे तो ये जंग कभी खत्म ही नहीं होगी। तो इसलिए मैं जब कहता हूं 90 डेज, मैं ये कहता हूं कि डिसएंगेज करके, जहाद का नैरेटिव खत्म करके हम बड़ी जल्दी जंग जीत जाएंगे। और फिर जो वेरियस सेक्टेरियन आउटफिट्स हैं, मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, उसके बाद पुलिस का निजाम ठीक करके, पुलिस को मजबूत करके हम फिर डीवेपनाइजेशन करेंगे पाकिस्तान में, और किसी किस्म की मिलिशिया, आर्म मिलिशियाज को अपने मुल्क में फंक्शन नहीं करने देंगे। आपने जिक्र किया नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का, आपने जिक्र किया वजीरिस्तान का। मेरा सवाल था ज्यादा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का, जहां पर लश्कर तैयबा के कैंप्स चलते हैं, जिनको ट्रेनिंग दी जाती है आईएसआई द्वारा, पाकिस्तानी आर्मी द्वारा। मैं जानना चाहता हूं कि उसको लेकर आपका क्या प्लान है? क्या आप मानते हैं कि इस वक्त पीओके में ऐसे कैंप्स हैं जो कि पाकिस्तान चलाता है, और क्या आप वादा करते हैं कि अगर आपकी सरकार बनेगी तो आप उन कैंप्स को तोड़ेंगे? ना मैं गवर्नमेंट में हूं, ना मैं आईएसआई में हूं, ना मैं फौज में हूं, मुझे क्या पता वो क्या कर रहे हैं। मैं इतना जानता हूं, और आप फिर मुझे पुरानी बातों पे लेके जाते हैं। मैं आपको नए बातों की करने की कोशिश कर रहा हूं, नया पाकिस्तान, आप फिर फंसा देते हैं उधर जाके। मैं नहीं जानता क्या सिचुएशन है। मैं इतना जानता हूं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब आपको एक वादा करेगी कि हमारी जमीन से कोई मिलिटेंसी नहीं होगी, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम सबको अपने साथ लेके चलेंगे पाकिस्तान में। देखें, पाकिस्तान में एक रियलाइजेशन आ गई है, ये नया पाकिस्तान बनने जा रहा है। इस पाकिस्तान में लोगों को ये खौफ आ गया है कि अगर हमने अपना तर्ज हुकूमत ना बदला, अपना गवर्नेंस सिस्टम ना बदला, पाकिस्तान को ऐसा ना चलाया जैसे कभी अभी तक नहीं चलाया, तो आगे हमें एक बहुत खौफनाक दौर नजर आ रहा है, केओस नजर आ रहा है। तो इसकी वजह से तो लोग तहरीक इंसाफ की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि लोग वो बाकी सारी जमातों से डिसइल्यूजन होके वो एक नया पाकिस्तान देखना चाहते हैं। इसलिए मैं अब आपको समअप ये करता हूं कि हमने ये फैसला किया है कि हमारी टॉप प्रायोरिटी है अपने लोगों के ऊपर पैसा खर्च करने की। हमारी टॉप प्रायोरिटी है गुर्बत खत्म करने की। हम चाइना की तरफ क्यों देखते हैं कि चाइना दुनिया की तारीख में एक मुल्क ने 20 सालों के अंदर 40 करोड़ लोगों को गुर्बत की लकीर से निकाल के ऊपर ले गए। ये अब पाकिस्तान की प्रायोरिटी ये है कि हम अपनी गुर्बत खत्म करें, अपने लोगों के ऊपर पैसा खर्च करें, ह्यूमन डेवलपमेंट करें, लोगों को तालीम दें। वो हम नहीं दे सकते अगर हमने सारा पैसा हथियारों पे खर्च करना है और ये आर्म्स रेस पे खर्च करना है। तो जो नया दौर हम देख रहे हैं उसमें ना हम मिलिटेंसी देख रहे हैं, ना मिलिट्री एक्शंस देख रहे हैं। हिंदुस्तान से हम चाहते हैं कि बिल्कुल हमारी वो रिलेशनशिप हो जो कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स की है। इंशाल्लाह बॉर्डर्स भी खुल जाएं, वीजे भी आपके आ जाएं, ट्रेड शुरू हो। अपने लोगों को देखिए, जो स्टेट्समैन होता है वो लोगों को एक दिखाता है कि वो रास्ता है, आगे अगर आपने जाना तो ये करना पड़ेगा। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बेनिफिट्स, ये एशिया जो है, ये 21वीं सदी में सब कुछ एशिया में हो रहा है। ये सबसे तेजी से तरक्की कर रहा है।
हमें सिर्फ एक चीज पीछे रखेगी, अगर हमने इसी तरह का जो 65 साल से अपने ताल्लुकात, अगर हमने एक नया सोच ना लेके आए तो वही हमें रोकेगी। नहीं तो ये इतनी तेज ट्रेड के बेनिफिट्स दोनों मुल्क के लिए इतने ज्यादा हैं कि इसलिए दोनों मुल्क के लोगों को नई सोच लानी पड़ेगी। मेरे ख्याल में अवाम तो उस तरफ आ गई है, हुकूमतों के अंदर इस वक्त अभी बड़ा फैसला करने की जान नहीं है, वो डरते हैं, खौफ के ऊपर फैसले करते हैं कि अच्छा जी वो लॉबी क्या कहेगी, अगर मैंने ये कर दिया तो वो मेरे वोट नहीं मिलेंगे। इसलिए मैं कहता हूं स्टेट्समैन की जरूरत है। पर जब जब कोशिश की गई है टेररिज्म को खत्म करने की पाकिस्तान के सिविल लीडर्स द्वारा, हमेशा रेजिस्टेंस रहा है आईएसआई से, आर्मी से, क्योंकि अब ये एक फुल फ्लेजेड इंडस्ट्री बन गई है, उनका फायदा होता है, उनको पैसा मिलता है। और जब जब सिविल लीडरशिप ने पाकिस्तान में कोशिश की है इन फैक्ट्रीज को रोकने की, बंद करने की, वो कभी भी कामयाब नहीं हुई है, सक्सेसफुल नहीं हुई है। तो आपको क्यों ये लगता है कि आप वो चीजें कर पाएंगे जो अब तक पाकिस्तान के तमाम प्रधानमंत्री, वजीर आजम कोशिश कर चुके हैं लेकिन नहीं कर पाए? देखिए, हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि एक हमारे लीडर थे कायदे आजम, जिनको सारी कौम लीडर क्यों मानती थी? क्योंकि कायदे आजम अपनी जात के लिए पॉलिटिक्स नहीं कर रहे थे, वो एक बड़ी कॉज के लिए कर रहे थे, हम इसलिए उनकी इज्जत करते हैं। उसके बाद जो दूसरा कोई लीडर जिसको हम कह सकते हैं वो जुल्फिकार अली भुट्टो था, एक मैस सपोर्ट से आया। उसके बाद हम कोई किसी को लीडर नहीं समझते, क्योंकि उन्होंने अपनी जात को आगे रखा अपने मुल्क से। अगर इमरान खान पॉलिटिक्स में और पावर में इसलिए आ रहा है कि उसने अपनी फैक्ट्रियां लगानी, अपने बैंक बैलेंसेस स्विस बैंक में पैसे रखने हैं, तो वो भी कुछ नहीं करेगा, वो अपने आप को पहले रखेगा और मुल्क को आगे बाद में रखेगा। लेकिन अगर हमारी हुकूमत ने ये फैसला किया कि ये हमारे गोल्स हैं, ये हमारे मिशन है, ये हमारी विजन है, और वो प्रायोरिटी लेगी, तो उसमें आपको यकीन दिलाता हूं कि सब फॉलो करेंगे। मैं आपको फिर से मिसाल देना चाहता हूं, तुर्की की जो मिसाल है, ये आप सब याद रखें कि तुर्की की फौज ने वही किया जो पाकिस्तान की फौज ने पाकिस्तान से किया। लेकिन तुर्की के अंदर एक ऐसा लीडर आया जो स्टेट्समैन था, उसने उसी फौज को अपने काम पे लगा दिया जो है कि बॉर्डर्स को डिफेंड करना, और वही लीडर मॉरल अथॉरिटी की वजह से आज आप देख लें कि वो कहां से कहां तुर्की को ले गया, और उसके विजन है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि उसके पास मॉरल अथॉरिटी इसलिए है कि लोगों को, सब अवाम को पता है कि ये अपने लिए नहीं पावर में आया, ये मुल्क बेहतरी में आया है, और आज तुर्की की जो ग्रोथ रेट है वो चाइना के बाद सेकंड हाईएस्ट है। तो इसलिए लोग उसके पास मॉरल अथॉरिटी है। देखिए, अगर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अपनी मॉरल अथॉरिटी को बैठती है तो फिजिकल अथॉरिटी फौज के पास होती है। आपने कहा कि आप करप्शन को 90 डेज, आपने कहा कि टेररिज्म को आप 90 डेज में खत्म कर देंगे, और मैंने एक बयान पढ़ा, आपने कहा कि करप्शन को आप 19 डेज में खत्म कर देंगे। ये कैसे होगा? पाकिस्तान में करप्शन तो इतना ज्यादा है, 3 हफ्ते के अंदर कैसे खत्म कर देंगे? 19 तो फिर भी ज्यादा, 9 डेज में खत्म हो सकती है मेन करप्शन। मैं आपको बताता हूं क्यों। कौन करप्शन करता है? कौन करप्शन करता है? अगर आपका वजीर आजम ईमानदार हो, आपके वजीर ईमानदार हो, और हिंदुस्तान की तरह नहीं, अगर आपकी क्लियर मेजॉरिटी हो, क्योंकि आपको तो कोalition गवर्नमेंट से मार खा जाते हैं ना, आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। हम इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ स्वीप कर रही है इलेक्शन। अगर कोई आप में से, मैं तो बेट नहीं करता, लेकिन आप में से कोई बैटिंग है तो लगा दें पैसा अभी भी। तहरीक इंसाफ इंशाल्लाह क्लियर मेजॉरिटी लेगी, और अगर हमें क्लियर मेजॉरिटी ना मिली, हम ऑपोजिशन में बैठेंगे। हम किसी कोalition, करप्ट कोalition पार्टनर से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और उसके बाद हमने सिर्फ अभी से फैसला किया हुआ है, सिर्फ 17 वजीर बनाएंगे, क्योंकि अब तक तो 60-80 तो वजीर हैं, और वो वजीर इसलिए नहीं बनते कॉम्पिटेंस पे, वो इसलिए बनते हैं कि वो ब्लैकमेल करते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक बना लेते हैं। अच्छा जी, मैं नहीं तो उधर चला जाऊंगा। हमने अगर हम ब्लैकमेल किसी ने किया, हम उससे बेहतर है कि ऑपोजिशन में बैठेंगे। पावर में आएंगे क्लियर मेजॉरिटी से, 17 वजीर रखेंगे मेरिट के ऊपर। और ये मैंने महातिर मोहम्मद से बहुत पहले पूछा था, और मैं ये बिलीव करता हूं, अगर आपका प्राइम मिनिस्टर और आपके वजीर ईमानदार हुए, आपकी 70% करप्शन तो उसी दिन खत्म इस तरह हो जाएगी कि सारी करप्शन तो वजीर और प्राइम मिनिस्टर करते हैं पाकिस्तान में जितने। आपका तो प्राइम मिनिस्टर मैं सुना बड़े ईमानदार हैं, लेकिन मैं नीचे नहीं कह सकता क्या हालात हैं पाकिस्तान के अंदर। यह है कि अनफॉर्चुनेटली हमारे ऊपर से शुरू होती है करप्शन और नीचे तक पटवारी तक जाती है।
अगर हमने آپ کا وزیر اعظم شروع ہو اپنے سے سیلف اکاؤنٹیبلٹی، اور بائی دا وے پہلی پارٹی ہے پاکستان کی تاریخ میں جس کی ساری سینئر لیڈرشپ نے اپنے ایسٹس ڈکلیئر کیے، اپنے ٹیکسز ڈکلیئر کیے، سب بتایا کہ بچوں کے نام کتنا پیسہ اور بیویوں کے، سب ویب سائٹ کے اوپر ڈال دیے. یہ کسی پارٹی نے نہیں کیا آج تک. اپنے سے اکاؤنٹیبلٹی شروع کریں گے اور اس کے بعد جو بھی کانٹریکٹ ہوگا یعنی جو بھی ان کو ہم اوپن ویب سائٹ پہ ڈال دیں گے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ نیب یعنی جو اکاؤنٹیبلٹی بیورو ہے اس کو انڈیپینڈنٹ کر دیں گے. اگر آپ کی اکاؤنٹیبلٹی انڈیپینڈنٹ ہو، آپ کی جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہو، ساری کرپشن تو گورنمنٹ کرتی ہے، گورنمنٹ کے اندر ہوتی ہے. اگر یہ دو ہوں اور آپ کو کمپرومائز نہ کرنا پڑے، آپ کو کئی لوگوں کو بچانا نہ پڑے. میں نے وہ بڑا کلوزلی پڑھی ہے جو نتیش کمار کی بہار کے اندر پرفارمنس ہے، وہ کیسے بہار کے اندر چینج لے آیا. وہ اس لیے لایا کہ وہ نتیش کمار خود ایماندار ہے، اس نے بھی یہ ویب سائٹ پہ ڈال دی. جب اوپر آپ سے ٹھیک ہو جاتے، چائنیز پرابلم ہے، فش راٹس فرام دا ٹاپ، آپ اوپر ٹھیک لے آئیں. اور جس طرح مہاتما محمد نے کہا تھا جو کرپشن ہے وہ آپ کے ملک کو پھر تنگ نہیں کرے گی. اس کے بعد پھر چیکس اور بیلنس لے آئیں. لوگوں کو جو بیوروکریٹس ہیں ان کو صحیح لیویبل ویج دیں، یہ تنخواہیں وہ دیں جن میں ان کو گزارا ہو سکے. اگر آپ ان کو تنخواہیں نہیں دے رہے، پاور دے رہے ہیں، تو پھر ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ کرپٹ نہ ہو. تو اس کے بعد باقی سٹرکچرل چینجز کریں. لیکن جو آپ کی مین 70-60% کرپشن جو تنگ کرتی ہے وہ صرف اوپر کی کرپشن کرتی ہے. میں صرف آخر میں اپنے ہم شوکت خانم کی مثال دے دوں. اس کا 4 ارب 5 ارب روپے کا اس کا بجٹ ہے. واحد پاکستان میں ہاسپٹل ہے. میں سب کو چیلنج کرتا ہوں بتا دیں اس میں کوئی کرپشن نکال دیں. نہیں ہے کرپشن، کرپشن فری ہے. وہ اس وجہ یہ ہے کہ اوپر کی جو ساری ہم نے جو لیڈرشپ رکھی ہے، پہلے تو ہم نے ان کو ایماندار لے آئے، ان کی انٹیگریٹی کو نمبر 1 رکھا. اس کے بعد ہم نے سب کچھ کمپیوٹرائز کر دیا. جتنا آپ اپنی گورنمنٹ کو ای گورنمنٹ کی طرف لے جائیں گے، کیونکہ کمپیوٹر رشوت نہیں مانگتا. آپ جب جتنے انسانوں کا کانٹیکٹ آپ کم کر دیں، آپ کی جو ٹیکس کلیکٹنگ ایجنسی ہیں ان کو جتنا بھی آپ کمپیوٹرائز کر دیں، تو آپ دیکھیں گے کرپشن کے اوپر آپ قابو پا سکتے ہیں. لیکن وہ اوپر سے شروع ہوتی ہے. آپ کے جو کریٹکس ہیں عمران، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی سत्ता میں نہ ہو، پاور میں نہ ہو، تب خواب دیکھنا اور دکھانا بہت آسان ہے. وہ تلنا کرتے ہیں، ہندوستان میں ایک اینٹی کرپشن موومنٹ ہے جس کے نیتا ہیں اروند کیجریوال. وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں کیجریوال ہے، پاکستان میں عمران خان. تنتر کے باہر رہتے، سسٹم کے باہر رہتے ہوئے سسٹم کو دوش دینا، اس کی برائی کرنا بہت آسان ہے، لیکن سسٹم کے بھیتر آ کر اس کو بدلنا بہت مشکل ہے. کہ سत्ता کی مجبوریاں ہوتی ہیں، پاور ہیز اٹس اون کمپلشنز. اور جیسے کوئی سسٹم میں انٹر کرتا ہے تب وہ پاتا ہے کہ سسٹم چینج نہیں ہو سکتا. دیکھیں آپ کا انا ہزارہ کی موومنٹ کی آپ بات کریں، دیکھیں وہ پریشر گروپ ہے. نہیں، اب انہوں نے انا ہزارے کا موومنٹ سپلٹ ہو گیا اور اروند کیجریوال نے اب اپنی ایک پولیٹیکل پارٹی بنا لی. وہ بھی وہی سب چیز کہہ رہے ہیں جو عمران خان پاکستان میں کہہ رہے ہیں. کرپشن تیسری دنیا ہے ہی کرپشن کی وجہ سے. آپ ایک ٹیبل دیکھ رہے ہیں، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ہر سال ٹیبل پبلش کرتی ہے. ایک طرف سب سے کرپٹ ملک اور ایک طرف سب سے جو کلین ملک ہے. وہ جو کرپٹ ملک ہے وہ سب سے زیادہ غریب ہے، بشک وہ نائجیریا تیل کے ذخیرے پہ بھی بیٹھا ہو وہ غریب ہے. اور جو آپ دوسری طرف دیکھیں جو سب سے کلین گورنمنٹس ہیں وہ سب سے خوشحال ہیں. سوئٹزرلینڈ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، سب سے خوشحال ملک ہے. تو کرپشن ایک ملک میں غربت پیدا کرتی ہے، غریب کو غریب کر دیتی ہے، امیر کو امیر کر دیتی ہے. سارا جو آپ کا جو سپینڈنگ ہے ڈسٹارٹ کر دیتی ہے. تو اس لیے پہلے تو اگر آپ کی موومنٹ باہر بیٹھی ہے، آپ صرف پریشر گروپ بن سکتے ہیں. آپ کبھی ملک میں کرپشن ختم نہیں کر سکتے. کرپشن ختم ہوتی ہے حکومت میں آ کے. میں آپ کو کتنی مثالیں دے سکتا ہوں جدھر لیڈر خود ایماندار ہے. آپ سنگاپور میں بھی، میں آج وہاں سے آیا ہوں. اب سنگاپور کو دیکھ لیں، 60s کے اندر پاکستان میں کم کرپشن تھی، سنگاپور میں زیادہ تھی. لیکن ایماندار پرائم منسٹر آیا، اس نے چیکس اور بیلنس کیے. انہوں نے ان کی جو اکاؤنٹیبلٹی بیورو تھا اس کو علیحدہ کر دیا. سٹنگ منسٹر 3 سٹنگ منسٹر کو پکڑ لیا اس نے. تو جب آپ اوپر ایک رول آف لا قائم کر دیتے ہیں اور ایکسیپشنز نہیں کرتے، یہ یاد رکھنا سب کے لیے. جس وقت آپ نے ایکسیپشن کیا، جس وقت ہولی کاؤز آپ نے کریٹ کر دی، اس کے بعد آپ نہیں ڈیل کر سکتے کرپشن سے. آپ کو بڑے لوگوں، جو بڑے کرپٹ لوگ ہیں ان کی مثال دینی پڑے گی. جب تک آپ یہ کئی دفعہ ہم پاکستان کے اندر ہوتا کیا ہے، جب بھی اینٹی کرپشن ڈرائیو ہوتی ہے وہ بےچارے پٹواریوں کو، غریب لوگوں کو پکڑی جیل میں ڈال دیتے ہیں. جو بڑے بڑے وزیر ہیں وہ سارے دندراتے پھر رہے ہوتے ہیں.
ऐसे कभी करप्शन नहीं खत्म हो सकती। आप सिर्फ ऊपर के बड़े लोगों की मिसाल कायम कर दें, और मैं अभी डराना नहीं चाहता पावर में आने से पहले लोगों को, लेकिन मेरे को 200-300 लोग मेरी साइट्स के अंदर हैं, और इंशाल्लाह हम जैसे ही उनको पकड़ेंगे आप देखें कैसे ठीक होती है करप्शन पाकिस्तान में। आपको लगता है कि ये जो आप बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान में एक सुनामी है, इमरान खान अगले वजीर आजम होंगे, क्या आप केवल अपने आप को कॉन्फिडेंस देने के लिए ये सब कहते हैं, या आपको लगता है कि वाकई में आपकी सरकार बन जाएगी? क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि हो सकता है कि इमरान खान स्पॉइलर बन जाए, किंग मेकर बन जाए, लेकिन उनकी खुद की हुकूमत हो जाए, ये अभी बहुत दूर का ख्वाब है, ख्याली पुलाव। देखिए, आखिरी दफा 3 लाख लोग चल के किसी जलसे में आए थे, और मीनार पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा जलसा, सबसे बड़ा वेन्यू था पाकिस्तान का, कभी इतनी पब्लिक चल के नहीं आई। फिर कराची के अंदर 3 लाख लोग से ज्यादा आए चल के। आखिरी दफा इसके करीब भी जब आए थे तो वो थे 40 साल पहले जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर में, और उसको सारे कह रहे थे 14 सीटें मिलेंगी, 15 सीटें मिलेंगी, वो स्वीप कर गया था। क्योंकि जब कौम फैसला कर लेती है, देखिए लोग जो हैं, एक अब्राहम लिंकन की सेइंग है कि यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। लोग एक टाइम के बाद फैसला कर बैठते हैं, वो फिर जब वो फैसला कर लेते हैं, इस वक्त पाकिस्तान में बेतहाशा स्टेटस को की पार्टीज पैसा चला रही है। कभी भी पैसा, जब भी पैसे और जुनून का मुकाबला होता है, कभी भी आज तक पैसा नहीं जीता। पैसा उनसे लेंगे, वोट इंशाल्लाह हमें डालेंगे वो। पर यह जरूरी तो नहीं कि हर आदमी जो आपको देखने आता है वो आपको वोट डाले। आप गुड लुकिंग हैं, पाकिस्तान में आप लेजेंडरी क्रिकेटर हैं, कई सारी लड़कियां आप पे फिदा हैं, आप में एक नॉवेल्टी फैक्टर है, आप एक नई बात करते हैं। हिंदुस्तान में भी ऐसा हुआ, चिरंजीवी एक बहुत बड़े सुपरस्टार थे, उन्होंने एक स्टेट में, एक राज्य में चुनाव लड़ा, लाखों लोग आए उन्हें देखने के लिए, सबने तमाशा देखा, वोट कहीं और डाला। देखिए, ये मेरा 16 साल मुझे पॉलिटिक्स में हो गए, 35 साल से मैं पब्लिक, शायद ही कोई इस बड़े सगीर में इतनी देर, अमिताभ बच्चन के अलावा इतनी देर कोई पब्लिक आए भी हो जितना मैं हूं। मैंने क्राउड्स देखे हैं, मैंने हार देखी है, मैंने जीत देखी है। मैंने तब देखा है जब यहां हिंदुस्तान से एक दफा हम हार के गए, तो बड़ी 30 साल की बात है। तो अब हमने अगले दिन फ्लाई करना है पाकिस्तान, और टीम मीटिंग हो रही है। टीम मीटिंग क्या हो रही है कि कैसे वो फ्लाइट लें जो रात के अंधेरे में हमें लाहौर एयरपोर्ट पहुंचाएगी। और हम रात के अंधेरे में पहुंच गए, हम छुप छुपा के एयरपोर्ट पहुंच गए। ये 79-80 की बात है। लेकिन कस्टम वालों ने हमें 3 घंटा एयरपोर्ट पर रखा, सुबह उन्होंने करवाई ताकि हमें बाहर से भी गालियां पड़े, और एक एक चीज हमारी कॉन्फिस्केट कर ली। और उसी लाहौर एयरपोर्ट के 7 साल के बाद हम पहुंचे जीत के। 1.5 लाख लोग लाहौर एयरपोर्ट पे थे, और कोई 5 मील तक लोग खड़े थे। तो कहने का मतलब यह कि मैंने वो भी देखा है, नीचे भी देखा है। तो मैं अगर पब्लिक देखता हूं तो मैं इतनी जल्दी कैरिड हुए नहीं हो जाता। मैं जानता हूं पब्लिक का, मैंने एक्सप्रेशन देखता हूं। ये जो आज जुनून है, आप तो और तो चीजें छोड़ें, 1 लाख लोग हमारे साथ वजीरिस्तान गए, 1 लाख लोग अपना पैसा खर्च करके। और जब हम जाने लगे थे तो इंटीरियर मिनिस्टर ने, जो आपने कहा ना कि रहमान मलिक, वो कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, उन्होंने जैसे ही हम जाने लगे तो रहमान मलिक ने अनाउंस किया 9 खुदकुश हमले तालिबान ने छोड़ दिए वजीरिस्तान मार्च पे। अब सोचें कि वैसी खौफ है लोगों को, आज तक इतनी दहशतगर्दी है। तो इतना जाना दूर, और कोई कहे कि आपके ऊपर 9 खुदकुश हमले छोड़ दिए हैं, अब सच भी हो सकता था। तो उसके बावजूद 1 लाख लोग हमारे साथ गए। ये देखें, ये जब तक लोग नजरियाती तौर पे आपसे जुड़ नहीं जाते, कभी इस तरह की चीजें नहीं। देखना और चीज है, अपनी जिंदगी के ऊपर रिस्क लेके वजीरिस्तान जाना दूसरी चीज है। और मैं आज आपको कह रहा हूं कि जो आज पाकिस्तान की पब्लिक है, कभी मैंने पाकिस्तान की पब्लिक में इतना बड़ा तब्दीली की ख्वाहिश नहीं देखी जो आज है। नौजवान है, पाकिस्तान सारा यूथ फैसला कर बैठा है। यहां अली जफर बैठे हैं, ये भी फैसला कर बैठे हैं, लेकिन अभी उन्होंने नुमाया नहीं किया, अपनी पब्लिक में नहीं आए खुल के, लेकिन फैसला ये भी कर बैठे। सारी पब्लिक यूथ फैसला कर बैठी है। वो इसलिए कि वो पुरानों को बार बार आजमा बैठे हैं। तो ये चेंज को अब कोई नहीं रोक सकता। आप अभी से ही मैं तैयारी कर लें, क्योंकि आपको पता होना चाहिए अगली हुकूमत से आपने किस हुकूमत से डील करना है, और वो यहां बैठी हुई है।
मेरे साथ बाय द वे यहां मेरे एक यहां बैठे हुए हैं मखदूम जावेद हाशमी। हाशमी साहब पाकिस्तान के सबसे रिस्पेक्टेड पॉलिटिशियन है। इन्होंने बड़ा टाइम जेल में गुजारा हुआ है। जो आता था हर जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ ही खड़े हो जाते थे, इनको जेल में डाल देते थे। तो कुर्बानियां इनकी बड़ी, और ये वो पॉलिटिशियन है जो ग्रास रूट पॉलिटिशियन है। और फिर मेरे साथ जहांगीर तरीन है यहां, मेरे हमारे पॉलिसी जो हम अभी से प्लानिंग, पहली पार्टी प्लान कर रही है कि इक्तदार में आके क्या करना है। नॉर्मली पार्टीज इक्तदार में आती है फिर सोचती है क्या करना है। तो ये मेरे साथ हैं जिन्होंने अभी से पॉलिसी पेपर्स बना रहे हैं। और तीसरे मेरे फाउंडर मेंबर यहां बैठे हुए हैं एहसन रशीद, जो बड़ी लुक्रेटिव, ये एमडी थे एक ऑयल कंपनी के सऊदी अरेबिया से, वो छोड़ के आए हैं और फुल टाइम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो इस तरह के हमारे पास लोग हैं जो किसी और पार्टी के पास नहीं। आपकी जिंदगी को खतरा है, there's a threat to your life, आईएसआई मरवाए या फिर पाकिस्तान की सेना, कोई भी आपके पीछे पड़ सकता है। आपकी बड़ी एक जबरदस्त लाइफस्टाइल थी, बहुत लोग आपसे ईर्ष्या करते थे, they were envious of you। डेबोनेर क्रिकेटर, खूब पार्टी किया करते थे आप। आपको कभी कभी लगता है ये कहां आके फंस गए, अब सब लोगों की नजर आप पे लगातार रहती है, तमाम आप चीजें करते थे शायद अब आप नहीं कर सकते हैं, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल अब थोड़ा सा कर्व हो गई है आपकी? अब तो एक ही पार्टी रह गई है, वो तहरीक इंसाफ पार्टी है। और अच्छा, ये एक और मैं आप सबके सामने शेयर करना चाहता हूं। देखिए, ये हमें किसी ने पता नहीं किसी को गलत फहमी में डाल दिया है कि हम मौत को कंट्रोल कर सकते हैं। ये लोगों को पता नहीं क्यों गलत फहमी है। 1,00,000 तरीके हैं मरने के। ये जो हम समझते हैं कि कोई जिंदगी में कोई गारंटी है। अभी फिर मैं आमिर की बात में, बड़ी अच्छी आपकी टॉक थी, वो भी आगे कह रहे मैं आगे का नहीं सोचता। कोई बेवकूफी होता है आदमी जो आगे का सोचता है। आपको क्या गारंटी? मैं सारी जिंदगी जो मैंने प्लान किया उसके ऑपोजिट मेरी जिंदगी चली गई। हमारी कुरान के अंदर एक आयत लिखी हुई है कि एक प्लान इंसान बनाता है, एक अल्लाह बनाता है, और कामयाब सिर्फ एक ही होता है, वो इंसान का प्लान नहीं होता। तो हम कुछ और प्लान करते हैं, जिंदगी कहीं और ले जाती है। तो ये कहना मैं आप सबके लिए, फिर देखिए, खौफ जो है ना, ये सबसे बड़ा इंसान के पोटेंशियल को खत्म करती है चीज। मैं जब क्रिकेट खेलता था, बड़े बड़े टैलेंटेड खिलाड़ी थे जो गेंद लगने से बैट्समैन डरता था। वो कभी जो गेंद लगने से डरता तो बड़ा खिलाड़ी नहीं बना। कई ऐसे खिलाड़ी थे जो हारने से डरते थे, वो कभी जीत नहीं सके। कई ऐसी, जब मैं कोई बिजनेसमैन नहीं देखा जो रिस्क लेते हुए डरता था और बड़ा बिजनेसमैन बना। किसी फौजी को आज तक कोई मेडल नहीं मिले जो मौत से डरता है। ये जो खौफ है, ये ह्यूमन पोटेंशियल को खत्म करता है। तो मुझे जब वो कहते हैं जी मर जाएंगे, तो मरना वैसे भी है। तो ये कहना कि आप ये ना करें क्योंकि ये हो जाएगा, आप फेल हो जाएंगे। इंसान जब भी खौफ के ऊपर फैसला करता है वो गलत होता है। इंसान को पॉजिटिव, अपनी विजन के मुताबिक, अपनी ख्वाब के मुताबिक फैसला करना चाहिए। ये जो खौफ है, ये बड़े इंसान को छोटा सा इंसान बना देता है। इसलिए मैंने जब पॉलिटिक्स में आया था, मैं बिल्कुल अपने सब खौफ के ऊपर काबू पा चुका था। जब पहली इलेक्शन हमारी हुई, तो मुझे पता था हमारी 5 महीने की तो पार्टी थी। तो मैंने अपनी सारी टीम को गैदर किया। मैंने कहा देखो, हम ये इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं, हम पार्टी बनाने के लिए हमने कैंपेन की थी। अब आराम से निकल जाओ, इलेक्शन से बाहर बॉयकॉट कर दो। ये मैं आज से 16 साल पहले की बात। अब मैं कैंपेन करा था और आपने बिल्कुल बात ठीक की। बड़े बड़े क्राउड्स आए। उन क्राउड्स और इन क्राउड्स में यह फर्क था कि वो सिर्फ देखने आए थे। उनकी आंखों में जुनून नहीं था, वो तमाशी थे, तमाशा देखने आए थे। तो मैं समझ गया था, हालांकि मेरा एक्सपीरियंस भी नहीं, मुझे पता था कि हमारी कोई चांस नहीं है। मैंने अपनी सारी टीम को जमा किया। मैंने कहा देखो, इलेक्शन से निकल जाओ, ये चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड होने लगी है। हम बंदूकों के ऊपर चार्ज करने लगे, हम तबाह हो जाएंगे। अब वो बेचारे नए नए थे, किसी को पता ही नहीं। कैंपेन तो मैं कर रहा। उन्होंने कहा नहीं खान साहब, आपको क्या पता, मैं इतना जीत रहा हूं, कोई क्या उधर से जीत रहा हूं। मुझे ओवररूल कर दिया। इलेक्शन आई, क्लीन स्वीप हुई। क्लीन स्वीप दूसरी तरफ, यानी कि हमारी एक सीट भी नहीं मिली। अच्छा, मैं आदी हुआ था मार खा के जिंदगी में, हारे जीते, मैं तो यूज्ड टू था, लेकिन जो बाकी थे वो सब तबाह हो गए। कोई बेचारा घर में जाके छुप गया, कोई डिप्रेस हो गया, कोई पार्टी छोड़ गया। तो मैं सिर्फ आपको ये कहता हूं कि अगर मैं हारने से डरता तो वो मैं इलेक्शन और बाकी भी इलेक्शन ना लड़ता, और मैं अगर ना लड़ता मैं सीखता कुछ ना। क्योंकि जब आप हारते हैं तो आप जब
हार मानते नहीं और फिर खड़े होते हैं, आप और ताकतवर हो जाते हैं, आप सोल सर्चिंग करते हैं, अपने आप को एनालाइज करते हैं। तो इसलिए जो हार होती है, जो अभी बड़ी अच्छी बातें की आमिर ने, कि हार आपको सबसे ज्यादा सिखाती है, लेकिन आप हारने से जब अब हार के खौफ से मैच ही नहीं खेलते तो आपको सीखते भी नहीं है और आप वहीं के बनाए जाते हैं। ये बताइए कि कहीं ना कहीं सवाल ये उठता है कि क्या इमरान खान को मीडिया ने बनाया है, कि आपका जमीन पे उतना वजूद नहीं है जितना कि टीवी पर दिखता है, इस ऑडियंस के बीच है। पाकिस्तान में भी आप, चूंकि आपका एक बैकग्राउंड जबरदस्त रहा है, उस वजह से आपकी एक हाइप है जो किसी और पॉलिटिशियन को शायद नसीब ना हो। देखिए, पाकिस्तान की तारीख में, बल्कि हिंदुस्तान में भी, आपके पास कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, मेरे ख्याल में नहीं है, जिसके 70 लाख मेंबर्स हैं। तहरीक इंसाफ की 7 मिलियन मेंबरशिप है। वो तो, और वो हम उल्टा कह रहे हैं, वो हमें टीवी पे नहीं आने देते क्योंकि इतना पैसा चल रहा है अब हमें बाहर निकालने के लिए, क्योंकि हमारा मुकाबला माफिया से है, जिनके लिए पॉलिटिक्स बिग बिजनेस है। उन्होंने अरबोपति बन गए वो पॉलिटिक्स कर करके, तो वो सब अब खौफजदा हैं इस सुनामी से। तो हमें ना वो टीवी पे आने देते हैं, ना हमारे जलसे दिखाने देते हैं। इतना आधे पेज की एडवर्ट्स आ रहे हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। लेकिन 7 मिलियन मेंबरशिप है इस वक्त तहरीक इंसाफ की। कंजर्वेटिव पार्टी कितनी साल, पता नहीं 100 साल पुरानी पार्टी है, उसकी मुश्किल से 1.5 लाख मेंबरशिप है। मुझे नहीं पता आपकी कांग्रेस पार्टी की और बीजेपी की क्या मेंबरशिप है, लेकिन मैं नहीं समझता कि आपकी भी 70 लाख रजिस्टर्ड मेंबरशिप है। नहीं, आपको नहीं लगता कि अगर फर्ज कीजिए जरदारी साहब, आप 5 करोड़, आपको नहीं लगता कि अगर फर्ज कीजिए प्रोपोर्शनेट लेते हम ज्यादा हैं? इमरान खान साहब, आपको नहीं, हाँ 128 जी, आपको नहीं तो लगता हमारी अभी 16 साल पुरानी पार्टी है और आप देख लें कि 7 मिलियन मेंबरशिप। पाकिस्तान में जो सेकंड पार्टी है जिसकी मेंबरशिप वो 1 लाख है। तो इसलिए आप समझ जाएं कि ये लैंडस्लाइड आने वाली है। फर्ज कीजिए अगर एंटी इनकम्बेंसी है पाकिस्तान में, लोग जरदारी की सरकार से बेहद नाखुश हैं, आपको नहीं लगता कि नवाज शरीफ का ज्यादा चांस है आपसे? उनका एक बहुत जबरदस्त इस्टेब्लिशमेंट है, काडर है, और एंटी इनकम्बेंसी का सबसे ज्यादा फायदा सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी को होता है। देखिए, वो दोनों पार्टीज हमारा मुकाबला क्यों नहीं कर सकेंगी? पहले तो ये पहली पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान की तारीख में जिसने मेंबरशिप करके अब इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवा रही है। डायरेक्ट मेंबरशिप हमारी इलेक्ट कर रही है हमारे पार्टी के केडर्स। ये कभी भी नहीं हुआ पाकिस्तान में। इनकी जो 2 पार्टीज हैं, ये फैमिली लिमिटेड कंपनीज हैं, ये पार्टीज नहीं है, इनके सारे खानदान ही है। वो आपने कहीं सुना होगा, किसी डेमोक्रेसी में आपने ये चीज सुनी होगी कि एक वो बेनजीर बेचारी शी गेट्स असैसिनेटेड, तो उसका हस्बैंड कागज का टुकड़ा दिखाता है, कहता है मेरी बीवी ने ये पार्टी मुझे और मेरे बेटे को विल इनहेरिट हमने कर ली है ये पार्टी। वो बेटा उसका 18 साल का, जिसको मेरा जो बेटा सुलेमान खान है वो उससे ज्यादा शायद उर्दू जानता और ज्यादा टाइम पाकिस्तान में गुजारा, वो कहते जी हम दोनों ने बाप बेटे ने हमें पार्टी हमें विरासत में मिल गई है। दूसरी तरफ शरीफ ब्रादरान है, उनके कुछ 10 खानदान के लोग सारे टॉप ओहदों पे बैठे, उनके बच्चे तैयार हो गए बारियां लेने के लिए। ये एक डेमोक्रेटिक पार्टी का नहीं मुकाबला कर सकते, क्योंकि ये जो हम कर रहे हैं ये पहली पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक पार्टी होगी। 80,000 इलेक्टेड इसमें पोजीशंस होंगी। तो इसलिए ये जब अभी तो हमने खुद अपने पार्टी के अंदर पड़े हुए हैं और 1 महीना रह गया हमारे और इलेक्शंस का, 1.5 महीना, उसके बाद जब ये पार्टी निकलेगी तो ये जो सुनामी है ये 50% पे नहीं पहुंची। इंशाल्लाह जब आप आखिरी 2 महीने में देखेंगे ये इस कैंपेन का ये नहीं मुकाबला कर सकते। हाल ही में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान से आए आतंकवादी दहशतगर्द कसब को एग्जीक्यूट किया, उसको फांसी दी, और आप ही के पार्टी के एक नेता हैं नईमुल्लाह खान, उन्होंने मुल्तान में बयान दिया कि चूंकि हिंदुस्तान ने कसब को एग्जीक्यूट किया है, अब इसका जवाब पाकिस्तान को सरबजीत को एग्जीक्यूट करके देना चाहिए। आपको लगता है कि आपका कोई लीडर इस तरह का बयान दे वो ठीक है? देखिए, पहले तो मैं ना मेरी सीनियर पार्टी की मेंबरशिप किसी नईमुल्लाह खान को जानती नहीं है। दूसरी चीज कि एक जिम्मेदार अखबार को ऐसी खबर लगाने से पहले कम से कम हमारे किसी ओहदेदार से कंफर्म करना चाहिए था कि किसी ने कहा या नहीं कहा, क्योंकि ये एक बड़ी इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट छापी है। ये एक कहते हैं ना मिसकोटेड,
ये मिसकोटेड नहीं है, ये टोटली फैब्रिकेटेड है। आपका क्या व्यू तो इसकी कोई बुनियाद ही नहीं है। पहले तो मुझे असल में सरबजीत का केस पूरी तरह नहीं पता। दूसरी चीज कि मैं ये स्टेटमेंट दे ही नहीं सकता क्योंकि मेरी पार्टी रूल ऑफ लॉ में बिलीव करती है। आप जब हमें कहते हैं ना कि हाफिज सईद को पकड़े जेल में डाल दो, मैं हमेशा आपको ये कहता हूं कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हमेशा फॉलो करो। ये जो इन्होंने उसामा बिन लादेन को कत्ल किया था, मैं इसकी इसलिए मुखालफत करता हूं कि जब आप इस तरह किसी को मारते हैं, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग करते हैं, ये सिविलाइज सोसाइटी नहीं करती ऐसे। न्यूरमबर्ग ट्रायल के अंदर नाटसीज को उन्होंने ट्रायल दी। नाटसीज ने 5 करोड़ लोगों की जिम्मेदार थे वो मरने के। आई मीन कभी 5 करोड़ लोगों का खून हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, फिर भी उन्होंने न्यूरमबर्ग में ट्रायल दिया उनको। तो आप एक सिविलाइज सोसाइटी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में बिलीव करती है। इसलिए अगर मैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में बिलीव करता हूं तो मैं कैसे कह सकता हूं कि अच्छा जी अगर आपने उसको एक प्रोसेस के जरिए सजा दी है तो आप उसकी जगह आप किसी और आदमी को लटका दें। ये हम नहीं कह सकते, ये हमारी सारी फिलॉसफी के खिलाफ। आपका क्या मानना है सरबजीत के केस के बारे में? क्योंकि भारत में एक बहुत बड़ी मुहिम है कि सरबजीत को पाकिस्तान को छोड़ना चाहिए क्योंकि ये केस है मिस्टेकन आइडेंटिटी का, और इस वजह से उसको सजाए मौत नहीं होनी चाहिए। आप क्या मानते हैं? मैंने आपको कहा मैं इस केस को नहीं जानता, मुझे नहीं पता। अगर मैं इसको स्टडी करूं और मैं अब फिर से कहता हूं छोड़ो पुरानी बातें और आगे चलो, मैं आगे का ये सोचता हूं। देखिए मैं अब सोचता हूं कि इंशाल्लाह जब हमारी हुकूमत आएगी अगले साल, और मैं उम्मीद रखता हूं कि आपकी भी यहां एक स्ट्रांग लीडरशिप होगी जो रेसिप्रोकेट करे, तो ये सारी चीज मेरे ख्याल में वक्त आ गया है कि हमने ये जितने भी पॉलिटिकल प्रेजेंस जो भी रखे हुए हैं दोनों तरफ से, हमारे भी कई आपकी जेलों में पड़े हुए हैं, वो भी बड़ी दुख भरी कहानियां हैं। तो ये सारों को अब हम एक अगला स्टेप लें और इन सबको छोड़ें, आगे चलें एक ट्रस्ट के ऊपर। देखें याद रखें, ट्रस्ट के ऊपर रिलेशनशिप, आदमी की भी मियां बीवी की रिलेशनशिप तब तक चलती है जब तक ट्रस्ट हो। ट्रस्ट टूटता है, रिलेशनशिप। मैं आपको बताऊं, ट्रस्ट बनाने का एक बहुत बेहतर तरीका यह होगा कि आप हफीज सईद के खिलाफ कार्रवाई करें। मुंबई का दहशतगर्द मास्टरमाइंड पाकिस्तान में खुला घूमता है, लाहौर में बयान देता है, हिंदुस्तान में खून खौलता है लोगों का। जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान की सरकार इस दहशतगर्द को, इस मास्टरमाइंड को क्यों नहीं पकड़ती? आप क्या करेंगे? देखिए मेरी बात सुनिए, फिर ये आप कहें, अगर आपके कहने के ऊपर हाफिज सईद को पकड़ लिया और उसको जेल में डाल दिया, मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि आप एक फ्रैंकनस्टाइन क्रिएट करेंगे और ज्यादा लोग वो मार्टर बन जाएंगे। तो फ्रैंकनस्टाइन है। पहले मेरी बात सुने। देखिए आपको कहना यह चाहिए कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को हम सारे सबूत देंगे, जो भी हमारे पास सबूत हैं, और जो नया पाकिस्तान बनेगा आप कहेंगे हम वहां जाके केस लड़ेंगे सबूत देके अदालत में, और हम कन्विक्ट करवाएंगे उसको। देखें अगर आप ये करते हैं तो मैं फिर से आपको कह रहा हूं कि सद्दाम हुसैन के और उसके उसामा बिन लादेन के केस में फर्क यह था कि सद्दाम हुसैन को एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के जरिए सजा दी गई, उसामा बिन लादेन को कत्ल किया गया। उसका फर्क यह है कि उसामा बिन लादेन कल्ट बन चुका है, और ये आप कल्ट नहीं बनाना चाहते, आप मार्टर्स नहीं क्रिएट करना चाहते। ये कहना कि चले अगर आप अगर समझते हैं, मैं तो बिलीव करता हूं कि इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी और अदालत के अंदर ही फैसला करे। नहीं, पर अगर कहा कि सबूत दीजिए, सबूत तो दिया जा चुका है पाकिस्तान की सरकार को, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई एक्शन नहीं होता। मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि इंशाल्लाह नए पाकिस्तान में अगर आप सबूत देंगे आप, और मैं आप ये भी आपको कह दूं, कोई पाकिस्तानी मैं नहीं जानता जिसने कंडेम नहीं किया जो मुंबई के अंदर हुआ है। सारे पाकिस्तानियों ने अक्रॉस द बोर्ड कंडेम किया। मैं तो रिलीजियस दीनी जमातों की बात कर रहा हूं, उन्होंने भी कंडेम किया। तो पाकिस्तान भी चाहता है कि जिसने बेकसूर लोगों को मारा और हमने लाइव टीवी पे देखा उनको सजा मिलनी चाहिए। तो एक मिनट बात सुने। देखें ये कहना कि आज मैं आपके ऊपर क्वेश्चन पोज करता हूं, हम कहेंगे जी यहां कोई समझौता एक्सप्रेस कोई थी, उसमें कोई लोग मारे गए, कोई लोग मुलव्वस थे, हम कहेंगे जी उनको पकड़ के जेल में डाल दिया। आप डाल देंगे उनको जेल में? आप नहीं डालेंगे, आप कहेंगे हमें सबूत दे, अदालत में आप केस करेंगे। तो जब आप पे ट्रस्ट हो गया, दोनों हुकूमतों के बीच में ट्रस्ट हो गया और हमने फैसला कर लिया कि हम अपनी जमीन इस्तेमाल किसी टेररिस्ट को नहीं करने देंगे, तो उसके बाद हमारे इंटरेस्ट में होगा कि कन्विक्शन हो। नहीं, पर हफीज सईद तो अभी भी लाहौर में स्पीचेस देता है और वहां पे लोगों को कहता है कि जाओ हिंदुस्तान में लोगों को मारो। ये तो एक आतंकवादी है जो अभी भी लगातार टेररिज्म की बातें करता है। ये कोई छिपी छिपाई बात नहीं है, तो खुलेआम हो रहा है। हमारे पाकिस्तान में नहीं होगा ये, आप ये वादा कर रहे हैं? मैं आपको अपना वर्ड दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि आगे जो आपने जाना है
उसके अंदर ये नफरतों की या पॉलिटिक्स, ये नफरतों के ऊपर जो कैश इन करते हैं लोग, हम इसकी इजाजत नहीं देंगे। देखिए पाकिस्तान में चेंज क्यों आया है, मैं आप सबके सामने कहना चाहता हूं। आज कराची से शुरू होती है, आज सुबह अखबार पढ़ें, 10-12 दहशतगर्दी में वहां लोग मारे गए, बलूचिस्तान में लोग 10-15 मारे जाते हैं, उसके बाद आप कबायली इलाके में जाए, वहां हर एजेंसीज में लोग मारे जा रहे हैं, शहरों के अंदर फिरका वारियत है, शिया को कत्ल किया जा रहा है। इसलिए पाकिस्तान की कौम आपसे ज्यादा चाह रही है कि यह सब खुद खत्म हो। आपसे ज्यादा इंटरेस्ट है आज पाकिस्तान में कि डी वेपनाइज हो मुल्क, ये जितने भी आर्म मिलिशियाज हैं इन सब के ऊपर काबू पाया जाए, ये पाकिस्तानियों की ख्वाहिश है। तो मैं आपको अपनी तरफ से कह रहा हूं, मैं आप मुझे बताते हैं कि वो फलाना है, ये है, वो है, मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता। मैं ये चाहता हूं आपके लिए इंफॉर्मेशन के लिए, हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की सॉइल किसी किस्म की टेररिज्म में इस्तेमाल ना हो, और एक वो गवर्नमेंट जो क्रेडिबल है, सॉवरन है, वो ये गारंटी कर सकती है मुल्क को जब कैरी करेगी, पब्लिक मैंडेट से आएगी। ये तो गवर्नमेंट आई नहीं पब्लिक मैंडेट से। जब एक पब्लिक मैंडेट से गवर्नमेंट आएगी, उसके पास मॉरल अथॉरिटी होगी कि ये सब कुछ ये जो डीवेपनाइजेशन ये करे और मुल्क का गवर्नेंस सिस्टम ठीक करे। आपने कहा हफीज सईद के खिलाफ आप एक्शन लेंगे। एक और बहुत बड़ा क्रिमिनल है जो पाकिस्तान में रहकर भारत के खिलाफ काम करता है, उसका नाम है दाऊद इब्राहिम। नाम तो सुना ही होगा आपने। लगातार हिंदुस्तान की जावेद मियांदाद के से ताल्लुक से नाम सुना हुआ मैंने। बताइए, पाकिस्तान के इतने बड़े क्रिकेटर से उनका रिश्ता है। अच्छा एक मिनट देखिए, अब पता नहीं कितने औरों का नाम ले लेंगे, मैं इनका क्या करूंगा। देखिए मैं फिर से रिट्रेट करता हूं पॉलिसी, आप जब एक नई रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, अच्छा सारा प्रोग्राम का तो मकसद ये था कि छोड़ो पुरानी बातें, आप पुरानी बातों में मुझे फंसाया हुआ आपने उस वक्त। आगे का सोचें, मैं बार बार आपको आगे का ही पूछ रहा हूं आपसे। मैं आगे का ही पूछ रहा हूं। चलिए फर्ज कीजिए मैं आगे का बनता हूं, उसमें दाऊद इब्राहिम किसी मिलिटेंट, किसी दहशतगर्द को हम तहफ़्फ़ुज़ नहीं देंगे। मैं नाम नहीं लेना चाहता, हमारे ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है, ये हिंदुस्तान के इंटरेस्ट में नहीं, पाकिस्तान के इंटरेस्ट में। आपके जो दहशतगर्द में जो लोग मारे गए हैं वो मिनिस्क्यूल है, हमारे 50,000 पाकिस्तानी मारा गया पिछले 7-8 सालों में, ये हमारे इंटरेस्ट में है अब। और हमारी इकोनॉमी को जो नुकसान हो रहा है इसकी वजह से कोई इन्वेस्टर नहीं आ रहा पाकिस्तान में। यानी जब क्रिकेटर्स ना आए तो इन्वेस्टर तो क्रिकेटर से भी ज्यादा बुज़दिल है। इसलिए हमें हमारे इंटरेस्ट में है कि अपने मुल्क को बचाने। चलिए आइए हम कुछ क्वेश्चंस अपनी ऑडियंस से लेते हैं। अली जफर साहब सबसे पहला सवाल पूछे। चलिए आमिर खान पूछे। जी, आई रियली लाइक व्हाट यू सेड। आई थिंक कि आपने सारे सवालों का बड़ा अच्छा जवाब दिया, और जो आपके अंदर आइडियलिज्म है, जो एक आपका ड्रीम है, जो ख्वाब आप देख रहे हैं, मेरी तरफ से दुआएं हैं आपको कि आप कामयाब हों इसमें। मेरी दुआएं हैं कि पाकिस्तान में एक ऐसी हुकूमत आए जो वाकई पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, जिनका इरादा हो कि पाकिस्तान में खुशहाली आए, और ये न सिर्फ पाकिस्तान के लोगों के लिए अच्छा होगा लेकिन हम सब के लिए अच्छा होगा। तो मेरी दुआएं हैं कि आप कामयाब हों इसमें, और जो नियत आप लेके चले हैं उसमें आप कामयाब हों। और मेरा दिल ये कहता है कि आप कामयाब होंगे इसलिए क्योंकि आप कई सालों से इसमें लगे हैं, और जब आपने शुरू किया था उस वक्त आपको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा था, और अब तक आप इसमें अटल रहे हैं। you're firm in your conviction and you're still at it. So I feel that the time is right and I hope that you get all the support that you're looking for. All the very best, और अपना ख्याल रखें। और आपने भूलना नहीं आना यकीन इलेक्शन से पहले। जैसे नहीं, मैं अलहदा दूसरी चीज कहूंगा, जब आप इलेक्शन जीतेंगे तो आपकी इलेक्शन की जीत सेलिब्रेट करने के लिए मैं जरूर आऊंगा, और मैं बहुत सारे इंडियंस को लेके आऊंगा अपने साथ। उसके बाद उन्होंने वादा किया है आपने सुन लिया, ये वीजा फ्री रेजिम होगी, फिर सब जा सकते हैं। अली अच्छा, इंडिया के साथ रिलेशनशिप पाकिस्तान के प्रोग्रेस के लिए, बका के लिए, तरक्की के लिए कितने ज़रूरी हैं? अगर हैं तो उसके लिए क्या इक़दामात, क्या स्टेप्स आप लेंगे? बिकॉज ये एक सोर पॉइंट रहा है। एंड डू यू रियली थिंक good relationship with India is also a very key component to the progress in Pakistan? अली, इतना पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अंदर अगर तजारत शुरू हो जाए
इसके इतने बेनिफिट्स हैं। मैं आपके साथ बैठे हुए जहांगीर तरीन जी हमारी पार्टी के सीनियर मेंबर हैं और ये हमारी पॉलिसी मेकिंग के हेड हैं। इनकी खास बात यह है कि इन्होंने पाकिस्तान में मॉडल फार्म्स बनाए और इन्होंने मॉडल इंडस्ट्री सेटअप की है। मॉडल यानी कि वो बाकी सारे मुल्क में से सबसे बेहतरीन प्रोडक्टिविटी इन्होंने दी। इनका यह ख्याल है कि जितना हम गेन करेंगे, इंडिया और पाकिस्तान कंपीट करके एक दूसरे की अगर हम ट्रेड शुरू करें, तो ये इसके बेनिफिट्स हम अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि ट्रेड अब तक पाकिस्तान और हिंदुस्तान में नॉन एग्जिस्टेंट है। वो होती भी है तो वो दुबई के जरिए आती है। अगर यह डायरेक्ट ट्रेड शुरू हो जाए, दोनों की इंडस्ट्रीज को फायदा होगा। हमारे पास ऐसी चीजें हैं जो म्यूचुअली बेनिफिशियल होंगी। कई चीजें हिंदुस्तान को फायदा होगा, कई पाकिस्तान को बहुत फायदा होगा। और फिर ट्रेड कॉरिडोर है, हिंदुस्तान को मार्केट्स चाहिए, अफगानिस्तान है, सेंट्रल एशिया है, ईरान है, तो इसके कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता। लोग समझते हैं, एक एस्टिमेट यह है कि हमारी ट्रेड बड़ी तेजी से $100 अरब पे पहुंच जाएगी। तो इसके बेनिफिट्स आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। और इसके अलावा जो हम गेन कर सकते हैं, कई चीजों में इंडिया बहुत आगे चला गया, वो पाकिस्तान को उसका बड़ा फायदा है। और हिंदुस्तान को खास तौर पर फायदा यह है कि सारा एनर्जी कॉरिडोर पाकिस्तान के जरिए है। तो हिंदुस्तान ने अगर इकोनॉमिक जायंट बनना है तो उसको एनर्जी चाहिए, और वो सारा जो भी कैस्पियन से लेके नीचे ईरान तक सब कुछ पाकिस्तान के जरिए। तो दोनों को बहुत फायदा है। अली जफर ने एक बड़ा जबरदस्त सवाल बताया था, सवाल उन्होंने दूसरा पूछ लिया, वो पहला सवाल पूछना चाहते हैं। पाकिस्तान में एक इस वक्त जो सोसाइटी है, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी डायकोटमी है इस वक्त, जहां एक तरफ आपके पास सो कॉल्ड कंजर्वेटिव्स हैं जिनका एक खास माइंडसेट है, और दूसरी तरफ प्रोग्रेसिव लिबरल। आपका एक बेनिफिट है कि आपने शायद दोनों साइड्स देखी हुई हैं, आप उनमें भी बैठे हुए हैं। अब एक लीडर का किरदार होता है, उसका रूल होता है कि सोसाइटी में एक बैलेंस ऑफ इक्वेशन लेके आनी दोनों के दरमियान, दोनों को डिस किए बगैर, आई गेस। हाउ डू यू प्लान टू डू दैट? देखिए अली, जो डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी खूबी वो ये होती है कि वो इंक्लूसिव होती है। मैं अब आपको पाकिस्तान में बताता हूं कि जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो हम पाकिस्तान में बड़े खौफजदा थे कि तो राइट विंग आ गए हैं, ये पता नहीं पाकिस्तान पे हमला कर देंगे। एक्चुअली उस बीजेपी गवर्नमेंट ने वो डायलॉग शुरू किया जो कोई इमेजिन भी नहीं कर रहा था। और ये जो मैं कश्मीर के ऊपर आपको कह रहा हूं कि हमारे 3 एक्स फॉरेन मिनिस्टर्स ने हमें बताया कि बड़े करीब पहुंच गए थे सोल्यूशन के, वो बीजेपी के गवर्नमेंट के दौरान शुरू हुआ था। तो देखिए, जब आप लोगों को मेन स्ट्रीम मिलेगा नहीं, आपने कई मुझे कहते हैं जी आप वो फलानी एक्सट्रीमिस्ट, उनके कोई जलसा आपके किसी ने रिप्रेजेंटेटिव चला गया वहां, वो आपका कोशिश होनी चाहिए कि लोगों को मार्जिनलाइज ना करें, इंक्लूसिव करें। जितना आप लोगों को मार्जिनलाइज करेंगे, आप उनको रेडिकलाइज कर देंगे। इंग्लैंड के अंदर आज जो ब्रिटिश मुस्लिम है, वो उन्होंने अभी रियलाइज किया है कि वो ब्रिटिश मुस्लिम क्यों रेडिकलाइज हो रहा है, क्योंकि वो मार्जिनलाइज हुआ है। अब पूरी इंग्लैंड के अंदर कोशिश हो रही है कि उसको मेन स्ट्रीम में खींचा जाए, किसी तरह उनको रिप्रेजेंट किया जाए। इसलिए पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो तकसीम हुई है लोगों की डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर, ये आर्ट अब ये है कि इन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए। और मैं आज आपको बता दूं कि तहरीक इंसाफ अब वो पार्टी है, हमें कोई ब्रांड नहीं कर सकता लेफ्ट है या राइट है। आप हमारे जलसे देखें, वो वेस्टर्नाइज क्लास आई हुई थी, वहां दीनी मदरसे के बच्चे आए हुए थे, वहां उर्दू मीडियम आए हुए थे, वहां गरीब आया हुआ था, वहां मर्सिडीज के अंदर गाड़ी में लोग आए हुए थे। अक्रॉस द क्लास लाइन्स, एथनिक ग्रुप्स, वाइड पार्टी है पाकिस्तान में जो चारों सूबों के अंदर है। बाकी सारी पार्टीज रिस्ट्रिक्ट हो गई हैं एक सूबे के अंदर। तो ये अगर मुल्क में आपने लोगों को रिकंसिलाइल करना है और इकट्ठा करना है, वो तहरीक इंसाफ का हमारा मेन ऑब्जेक्ट है। और आप पर इमरान साहब अक्सर ये एलिगेशन लगता है कि सत्ता पाने के लिए, पावर में आने के लिए आप तालिबान से फ्लर्ट करते हैं। आपके खुद के जो व्यूज हैं वो बहुत लिबरल हैं, आपकी खुद की जिंदगी बहुत लिबरल रही है, लेकिन चूंकि अब आपको हुकूमत में आना है पाकिस्तान में, तो अब आपने एक मास्क डाल लिया है जिसमें आप कोशिश करते हैं कि आप तालिबान जो कट्टरपंथी हैं, राइट विंग हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं, उनके नजदीक आए। तो आप बातें ऐसे करती हैं कि तालिबान आपको पसंद करे ताकि हार्डलाइन वोट मिल जाए, क्योंकि आपकी जिंदगी अब तक बहुत लिबरल रही है। देखिए, आपको तालिबान की आइडियोलॉजी का पता है? आपको पता है वो क्या आइडियोलॉजी है?
जो दीनी जमातें हैं वो उनके मुकाबले में इनलाइटेंड हैं। लोग दीनी जमातों को वोट नहीं देते। तालिबान का ये हालात है कि अगर वो दाढ़ी ना हो तो वो आपको गैर मुस्लिम समझते हैं। वो ये हालात हैं कि वो कहते हैं, वो तो डेमोक्रेसी में नहीं बिलीव करते। मैं उनकी आइडियोलॉजी की बात कर रहा हूं। देखिए, अगर हम शुरू से मैं ये कहता आया था कि ये मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, इसका ये मतलब नहीं था कि मैं पैंडर कर रहा हूं तालिबान को। जो ये मुझे कहते थे वो समझते थे मिलिट्री सोल्यूशन है। मैं कहता जा रहा था नहीं, ये मिलिट्री सोल्यूशन। क्योंकि वो मैं मिलिट्री सोल्यूशन को अपोज करता था, वो प्रो तालिबान बना देते थे। वही जॉर्ज बुश की डॉक्ट्रिन कि विथ अस और अगेंस्ट अस, अगर हम इधर हमारे साथ नहीं है तो आप उनके साथ हैं। ये मोरॉनिक पॉलिसी है। देखिए, आपको समझना चाहिए कि ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू है। अगर आप तालिबान फिनोमेना को सही तरह नहीं समझेंगे, आप जंग जीत ही नहीं सकते। क्योंकि इसकी जो आइडियोलॉजिकल तालिबान है, उसका तो कोई पढ़ा लिखा आदमी उस आइडियोलॉजी पे जा सकता ही नहीं है। वो छोड़ें, कोई मुसलमान उस आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं कर सकता, क्योंकि कुरान के अंदर तो वाज़ेह लिखा हुआ है कि दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। आप किसी के ऊपर दीन फोर्स कर ही नहीं सकते, ये हमारे दीन का हिस्सा है। तो जो बंदूक की नोक के ऊपर दीन नाफिज करना चाहते हैं, वो तो एक्चुअली गैर इस्लामी है। इसलिए ये आइडियोलॉजी अगर इतनी पॉपुलर होती तो जब तालिबान पावर में थे अफगानिस्तान में, तब पाकिस्तान में कोई तालिबान नहीं थे। 96 to 2001 पाकिस्तान में कोई तालिबान नहीं थे। ये जो पाकिस्तान के तालिबान की अक्सरियत है, ये रिएक्शनरी तालिबान है। ये मिलिट्री ऑपरेशन ने इनको बनाया है। कोलैटरल डैमेज की वजह से ये बने हैं। ये पश्तून नेशनलिस्ट हैं, या ये समझते हैं कि अमेरिका की जो वॉर है, ये वॉर अगेंस्ट टेरर नहीं है, वॉर अगेंस्ट इस्लाम है, और इस्लाम के लिए मरने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। इसलिए अगर आप ये समझ गए तो आप इसको डीकंस्ट्रक्ट करेंगे और बारी बारी आप अलहदा करके जो असल हार्डलाइनर्स है उनको आइसोलेट करेंगे। अगर ये जो मौजूदा पॉलिसी हम चलाते गए, हम सबको इकट्ठा कर देंगे और ये जंग कभी जीती जाएगी नहीं। ये चलती जाएगी ऐसे, 8.5 साल से चल रही है और 8.5 साल चल जाएगी, तब तक पाकिस्तान बचेगा या नहीं। इसलिए मैं ये फिनोमेनन को सबसे पहले समझ गया था, क्योंकि मैं कबायली इलाके में गया हूं। हमारा कोई पॉलिटिशियन को पता ही नहीं है कबायली इलाका के अंदर क्या है, इसलिए उनको समझ नहीं आ रही इसकी। इंडिया के फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल वीपी मलिक, कारगिल की लड़ाई के दौरान इंडिया के आर्मी चीफ थे। वो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। जनरल मलिक। इमरान साहब, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि आपके और मेरे में करीबी चीज क्या है। वो ये है कि आप वजीरिस्तान से हैं और मैं डेरा इस्माइल खान में पैदा हुआ था। दूसरा, मैं आपको बहुत मुबारक देता हूं, जैसे आपकी सोच है, जैसे आपने तकरीर की, जैसे आपने सवालों के जवाब दिए, और जैसे आपने प्रॉमिस किया कई चीज़ों का, खासकर दहशतगर्दी के ऊपर। और मैं भी उनमें से हूं जो सोचते हैं कि अगर आप कामयाब हो गए तो बहुत अच्छा रहेगा हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लिए। ऐसी सोच के साथ में मैं ये कहना चाहता हूं कि आमतौर के ऊपर जो पॉलिटिशियंस हैं इंडिया और पाकिस्तान, पूरे साउथ एशिया में, कहते तो कुछ हैं लेकिन करते नहीं हैं या न कर पाते हैं। उस चीज़ का ख्याल करिएगा कि जो आप कह रहे हैं वो आप कर पाएं और करके दिखाएं, तब तो हम और भी मानेंगे आपको। एक आपके मुल्क में यूनिक चीज़ है जो किसी और डेमोक्रेसी में नहीं है, और वो ये है कि पहली तो बात, आर्मी आपके पूरे कंट्रोल में नहीं है, सिविलियन कंट्रोल में नहीं है। दूसरी बात, इंटेलिजेंस एजेंसी जो सबसे बड़ी आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो भी सिविलियन कंट्रोल के अंदर नहीं है, वो आर्मी के कंट्रोल के अंदर है। और तीसरी बात, न्यूक्लियर वेपन्स किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के सिविलियन कंट्रोल, मिलिट्री कंट्रोल के अंदर नहीं होते हैं, वो भी सिविलियन कंट्रोल के अंदर होते हैं। तो आप क्या इन तीनों चीजों को अपने सिविलियन कंट्रोल के अंदर कर पाएंगे?
ये मेरा सवाल है। और अगर आप नहीं कर पाए तो ये जो ट्रस्ट की आपने बात कही, वो ट्रस्ट खत्म नहीं होगा, क्योंकि ट्रस्ट कभी पैदा नहीं होगा, सॉरी, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तानी अवाम के साथ में हमारा कोई ज्यादा भेदभाव नहीं है। पॉलिटिशियंस, जो सिविलियन पॉलिटिशियंस हैं, उनकी भी हम काफी रिस्पेक्ट करते हैं, पर जो ज्यादा ट्रस्ट डेफिशिएंट है वो सिर्फ पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई के साथ में है। तो अगर आप इन तीनों चीजों के ऊपर काबू कर पाएंगे तो एक बहुत अच्छा आप मिसाल कर पाएंगे। जन साहब शुक्रिया। सबसे पहले तो आपने कहा कि पॉलिटिशियंस कुछ कहते हैं और कर नहीं पाते, लेकिन कई ऐसे पॉलिटिशियंस जो कर भी देते हैं। आपके अपने बिहार में नीतीश कुमार कर गया, ली कुआन यू ने किया, अर्दोगान ने किया, महातर ने किया, यानी ऐसे हैं पॉलिटिशियन। ये ब्राजील के अंदर 10 साल में उसने सारा मुल्क तब्दील कर दिया, तो ऐसे भी हैं। तो ये जरूरी नहीं, देखें दो टाइप पॉलिटिशियंस हैं। एक पॉलिटिशियन है जो करियर पॉलिटिशियन है, और बदकिस्मती से पॉलिटिशियंस को बुरा नाम करियर पॉलिटिशियन ने दिया, क्योंकि वो अपने करियर के लिए सारे कॉम्प्रोमाइजेस करता है। और फिर एक होता है जो कि पॉलिटिक्स में आता है किसी वजह से, जिसको पॉलिटिक्स की जरूरत नहीं होती। मसलन मैं हूं, मुझे पॉलिटिक्स क्या दे सकती है? मुझे अल्लाह सब कुछ दे बैठा है, बल्कि हम तो कुर्बानी दे के पॉलिटिक्स में हैं। ये मैं आपके सामने जावेद हाशमी साहब की बात करता हूं, हमारे बड़े सीनियर। वो पॉलिटिशियन है जो कि सबसे ज्यादा इज्जत है पाकिस्तान, 40 साल से पॉलिटिक्स में। जितना इन्होंने जेल में टाइम गुजारा है, मैं तो 8 दिन में जेल गुजार के सोच रहा था कि मेरा टाइम ही नहीं गुजरता था। 24 घंटे कोई 50 घंटे बन चुके थे। तो इन्होंने इतना टाइम जेल में गुजारा अपनी कन्विक्शंस के ऊपर। और यहां जहांगीर तरीन है आपके सामने, एहसन रशीद साहब हैं, इनको किसी को पॉलिटिक्स की जरूरत नहीं है। ये सब बहुत अपनी फील्ड में एक्सेल कर बैठे हैं, ये कुर्बानी दे के पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो ये दो टाइप्स में पहले फर्क करें। एक पॉलिटिशियन आता है किसी मकसद के लिए, एक आता है करियर के लिए। वो करियर के लिए पॉलिटिक्स सारी दुनिया के अंदर बुरा भला इसलिए कहते हैं कि वो अपने करियर के लिए कॉम्प्रोमाइज करता है। अब जी ये जो आपने कहा ना मिलिट्री का, देखिए आपने कहा कि अब तक कंट्रोल नहीं कर सके जितने भी हमारे थे, लेकिन इनसे पहले एक लीडर था जो कंट्रोल कर गया था। जुल्फिकार अली भुट्टो ने आर्मी चीफ भी सैक किया, उसने एयरफोर्स चीफ भी सैक किया। वो और बात है कि वो जब अपनी मॉरल अथॉरिटी खो बैठा तो वो फौज ने इंटरवीन किया, यानी इलेक्शंस रिग हुए, मैस अपराइजिंग हो गई कि इलेक्शंस इसने धांधली की है, और उसकी कई और भी डिक्टेटोरियल स्टेप्स थे जिसने पब्लिक को एलियनेट कर दिया। लेकिन जब एक पॉलिटिशियन के पास मॉरल अथॉरिटी होती है, कभी भी मिलिट्री उसके सामने नहीं खड़ी हो सकती। और मुझे वेनेजुएला का आपके सामने मिसाल है, फौज ने कू की, क्योंकि वो पॉपुलर था आवाम के अंदर, अगले दिन फौज वापस बैरक में, लाखों लोग सड़कों पे आ गए। उसी तरह टर्की की बहुत अच्छी मिसाल है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अगर तो मैं करियर पॉलिटिशियन हूं, जो फिर मैं अपने करियर के लिए कॉम्प्रोमाइज करूंगा, फिर मैं सबसे समझौते कर लूंगा। फौज को कहूंगा आप अपना काम करते रहे, मुझे अपना काम करने दे, मैं अपनी फैक्ट्रियां बनाता जाऊं, आप अपनी जो मर्जी करना। लेकिन अगर आप एक विजन लेके आए हैं, कामयाब इंसान वो होता है जो कि कॉम्प्रोमाइज करता है अपनी विजन के लिए, अपनी विजन पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। अगर तो मेरी विजन ये जो मैंने आपको बताई है ये है, तो इसके ऊपर अगर मैं कॉम्प्रोमाइज कर गया किसी से भी, तो फिर मैं वाकई वही करियर पॉलिटिशियन हो गया। लेकिन मैं ये आज आपको कह दूं कि अगर मैं कॉम्प्रोमाइज करना चाहता तो मुझे 1988 में पहली दफा वजारत ऑफर हुई थी, जनरल जिया ने पहली दफा मुझे वजारत ऑफर, 93 में फिर वजारत ऑफर हुई। फिर उसके बाद हमारी 5 महीने की पार्टी थी, तो 2 पार्टी सिस्टम में जो पार्टी जीत रही थी उसने हमें 30 सीटें ऑफर कर दी। उस वक्त जावेद हाशमी साहब की पार्टी थी, 30 सीटें 5 महीने की पार्टी को। तब देखो फिर जनरल मुशर्रफ ने प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफर की। तो अगर मैं ये इसलिए आता पॉलिटिक्स में तो मैं बड़ी देर का कॉम्प्रोमाइज कर चुका होता। इतना 16 साल का सफर गुजार के, और अगर आपका किसी का ख्याल है कि मैं अब जाके जब जो बॉल है वो डी के अंदर है, और मेरे में आप याद रखें कि जब बॉल डी में पहुंच जाए तो फिर मैं गोल नहीं मिस करता। इंशाल्लाह आपको मैं दिखाऊंगा ये करके जो मैं कह रहा हूं।
चलिए, माला सेखरी है, वो आपसे सवाल पूछना चाहती है। माला। अच्छा, एक सवाल और जनरल वीपी मलिक का कंटिन्यूएशन। एक सेकंड सर, माइक आ जाए आपके पास। सवाल का पूरा जवाब नहीं दिया और मैं फौज का, मैं कंप्लीट कर दूं। देखिए, फौज का न्यूक्लियर वेपन्स एंड आईएसआई। जी, मैं ये क्लियर कर दूं। देखिए, आज सारे पाकिस्तान के अंदर रियलाइजेशन है कि हम वी आर लुकिंग टुवर्ड्स इकोनॉमिक बैंकरप्सी, और हमारा जो सबसे खौफनाक चीज वो ये है कि 50% पाकिस्तान की आबादी 25 साल की उम्र से कम है। अगर हमने ना इनके ऊपर पैसा खर्च किया, ना इनको तालीम दी, तो हमें कोई एटम बॉम्ब की जरूरत नहीं, यही बर्बाद कर देगी। ये रियलाइजेशन अक्रॉस द बोर्ड है। और फौज वो इदारा है तो वो पाकिस्तान का ही, वो भी रियलाइज कर रहे हैं कि पाकिस्तान को चेंज चाहिए। याद रखें, जिस तरह की मिस गवर्नेंस और करप्शन आज पाकिस्तान में है, फौज अब तक आ चुकी होती, माजी के अंदर फौज अब तक इंटरफेयर कर चुकी होती, लेकिन फौज ने नहीं किया, क्योंकि पाकिस्तान में कंसेंसस आ गया है कि मिलिट्री पाकिस्तान के मसले नहीं हल कर सकती। इसलिए आपने अब जब बात की ना कि आईएसआई फौज का हिस्सा है, फौज पाकिस्तान का हिस्सा है। फौज के इंटरेस्ट में इस वक्त कि पाकिस्तान में एक ऐसी गवर्नमेंट आए जो पाकिस्तान को इस दलदल से निकाले। मैं समझता हूं कि पाकिस्तानी फौज चाह रही होगी, उनके इंटरेस्ट में है कि वो गवर्नमेंट आए जो रिफॉर्म्स करे और मुल्क को पैर पे खड़ा करे। न्यूक्लियर वेपन्स का आप क्या करेंगे? न्यूक्लियर वेपन, जब भी आपके पास एक तकड़ी सॉवरेन गवर्नमेंट आएगी, ये हो ही नहीं सकता कि वो कहेगा अच्छा जी हम आपने सबलेट कर दी अपनी जिम्मेदारी किसी के ऊपर। न्यूक्लियर वेपन सब एक सिविलियन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के नीचे आनी चाहिए, आईएसआई को उसके नीचे आना चाहिए, फौज को उसके नीचे आना चाहिए। कहना आसान है, आईएसआई तो ऐसी टेढ़ी खीर है, सरकार गिरा देती है, कहना बड़ा आसान है। ये आपका ख्याल है, टेढ़ी चीज है, हम इंशाल्लाह उसको कंट्रोल कर लेंगे। You see, if we are talking about democracy in Pakistan, all I want to know is whether they will have nuclear weapons and their senior most intelligence agency working directly under the civilian leadership or under the army leadership. That is my very specific question. My very specific answer is yes, under a civilian government. Thank you. Let's Thank take you. Mala Sikri wants to ask a question. General Shankar Prasad has a question. आइए। माशाल्लाह, आपके भी जनरल बड़े एक्टिव हैं। देखिए इमरान साहब, भारत और पाकिस्तान के बीच में सिर्फ एक ही मसला है जो दोनों देशों को अलग रखता है, और वो है कश्मीर का मुद्दा। आप कह रहे हैं कि कश्मीर के मुद्दे को आप सुलझा सकते हैं। क्या आप इस गैदरिंग को आज बता सकते हैं कि कश्मीर का सोल्यूशन आपके मन में क्या है? मैंने आप पहले भी ये कहा था कि हमारे पास 3 एक्स फॉरेन मिनिस्टर्स तहरीक इंसाफ में हैं, और उन्होंने जो मुझे ब्रीफिंग दी है, और मैं इसलिए आपके पब्लिक में नहीं बात कर सकता क्योंकि बैक चैनल कॉन्टैक्ट्स थे वो, क्योंकि कश्मीर के ऊपर एक तो पब्लिक में एक पब्लिक का रुख है जो दोनों गवर्नमेंट्स कहती हैं अपने स्टेटेड स्टांसेस, और एक बैक चैनल के ऊपर बड़ी कोशिश हुई पिछले 10 साल में कि हम किसी ना किसी तरह किसी सोल्यूशन पे पहुंचे। तो खुशखबरी ये है, क्योंकि मैं भी ये समझता था कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, खुशखबरी ये है कि काफी करीब दोनों हुकूमतों आपस में एक पॉइंट पे पहुंच चुकी थी। तो वो क्या है वो मैं आपके सामने नहीं कह सकता, क्योंकि वो बहुत दोनों तरफ से शोर मच जाएगा। इसलिए मैं वो जो लोग हैं जो शोर मचाएंगे उनको अभी नहीं, इंशाल्लाह जब हमारी बातचीत शुरू होगी इसके ऊपर, और मैं फिर से कहता हूं कि इंशाल्लाह आपके पास भी ऐसे लोग होंगे जो कि प्रेशर बर्दाश्त कर सकेंगे। लीडरशिप का सबसे बड़ा जो एट्रीब्यूट होती है एबिलिटी टू टेक प्रेशर, क्योंकि बड़ा फैसला करती है, बड़े फैसले में हमेशा आपको प्रेशर लेना पड़ता है लॉबीज का। तो इंशाल्लाह अगर दोनों तरफ से ये लीडरशिप आ गई और डिटरमिन हो गई और अपने लोगों को ये बता दिया कि ये अगर इशू रिजॉल्व हो जाता है तो उसके कितने बेनिफिट्स हैं सारे मुल्क को, ये हो सकता है। माला सेखरी, मुझे कहा गया है कि ये क्वेश्चन अपने सब कॉन्टिनेंट की जेंडर औरतों के लिए है। आप आज बहुत कैंडिडली बात कर रहे हैं,
दिल से बात कर रहे हैं। हमें ये बताएं कि आपका जो आप अपने आप को ट्रेडिशनल कहते हैं, आप सलवार कमीज पहनते हैं, माशाल्लाह कितनी अच्छी उर्दू बोलते हैं, सब कुछ ट्रेडिशनल है, लेकिन जहां खातून का सवाल उठता है आपके टेस्ट जो हैं वेस्टर्न की तरफ जाते हैं, तो ये ऐसा क्यों है कि आप हमेशा वेस्टवर्ड्स देखते हैं? कभी अपने इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है, कहीं देखिए। अब ये आपने सबसे मुश्किल सवाल किया। गुगली ये इन स्विंगिंग यॉर्कर किया आपने। देखिए, क्या इंसान शादी पब्लिक से वोट लेके करता है? क्या करे कि मैं शादी करने से पहले, अच्छा जी मैं शादी, इसको कितने वोट्स मिलेंगे ना मुझे, ये शादी ये एक सर्कमस्टांसेस की चीज होती है। इंसान कोई इस चीज में प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि क्या वो करेगा। मैं हमेशा समझता था मैं पाकिस्तानी लड़की से शादी करूंगा, हमेशा मेरा ये कन्विक्शन थी, क्योंकि मेरा एक फर्स्ट कजन जो मेरा बड़े करीब था, उसने अंग्रेज लड़की से शादी की, वो कामयाब नहीं हुई। तो मेरी मां जो थी वो हमेशा मुझे कहती थी, जब मैं जा रहा था इंग्लैंड 18 साल की उम्र में, उसने कहा मुझे से एक वादा करके तूने अंग्रेज लड़की से शादी नहीं करनी। तो ये मैं फिर से ये कहता हूं कि इंसान के ऊपर कई चीजों के ऊपर हमारे पास कंट्रोल नहीं होता। एक जमाना था मैं बड़ी रैश स्टेटमेंट्स देता था, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। उम्र के इस हिस्से में आके मैं एक चीज रियलाइज किया है कि मुझे फ्यूचर के ऊपर मैं डेफिनेट स्टेटमेंट्स नहीं दे सकता। तो आपने जो सवाल पूछा, इसकी कोई डेफिनेट स्टेटमेंट नहीं है, कोशिश जरूर है, क्योंकि ये इसमें ही सुकून हो सकता है। असल में सुकून तो वो हो सकता है कि इस उम्र में मैं अब शादी ना ही करूं। आप ढूंढ रहे हैं एक नया लाइफ? ढूंढ नहीं रहा। एक शेर याद आ रहा है मुझे इस मौके पर, इमरान भाई। इश्क पर जोर नहीं है, ये वो आतिश गालिब जो लगाए न लगे और बुझाए न बने। थैंक यू आमिर। चलिए, हमारे बहुत मशहूर क्राइम कॉरेस्पॉन्डेंट है शम्स ताहिर खान, वो सवाल पूछना चाहते हैं। जी इमरान साहब, आपने कुछ देर पहले कहा था कि 90 दिनों का वक्त दिया आपने, अगर आपकी सरकार आती है तो आप पाकिस्तान से टेररिज्म खत्म कर देंगे। उसकी वजह आपने बताई कि शायद जिहाद है, तो अमेरिका और अमेरिकी ड्रोन, इन दोनों को आप दूर करेंगे, जिहाद अपने आप खत्म हो जाएगा। मेरा सवाल यह है आपसे कि जिहाद सिर्फ अमेरिका से है, आपको ऐसा लगता है? क्योंकि पाकिस्तान में लड़कियां स्कूल जाती हैं, या वो पर्दे में नहीं रहती हैं, म्यूजिक सुनती हैं, पिक्चर देखती हैं। मलाला यूसुफजई का किस्सा हम सबके सामने है। तो क्या सिर्फ अमेरिका और अमेरिकी ड्रोन को साइड करके आप पाकिस्तान को टेररिज्म से निजात दिला सकते हैं, ऐसा आप सोचते हैं? देखिए, ये जो फिनोमेना है टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म का, ये दोनों कनेक्टेड हैं। ये जिस तरह हमने जंग लड़ी है, इसका नाम जॉर्ज बुश कहता था वॉर अगेंस्ट एक्सट्रीमिज्म एंड टेररिज्म। ये कैसी जंग है कि 8.5 साल में पाकिस्तान और अब 11 साल अफगानिस्तान में बजाय एक्सट्रीमिज्म कम होने की बढ़ चुकी है। ये जो अभी आपने बातें की हैं, दो मुख्तलिफ आपने सवाल किए हैं। एक क्या है कि जहाद का नैरेटिव मिलिटेंट से कैसे हटाएंगे, वो मैं कह रहा हूं कि जब आप अमेरिका से अपने आप को डिस्टेंस करेंगे तभी हट सकता है। क्योंकि अमेरिका के अगेंस्ट तो उन्होंने जहाद डिक्लेयर कर दिया कि वो कहते हैं कि फॉरेन ऑक्यूपेशन के अगेंस्ट जहाद है। ये ही अमेरिका की CIA ने ट्रेन किया अफगानिस्तान में, CIA ने फंड किया, ISI ने ट्रेन किया जहादी ऑर्गेनाइजेशंस, उनको इंडोक्ट्रिनेट किया कि जनाब आप रूसियों के खिलाफ लड़ेंगे तो जहाद है, आप जन्नत में चले जाएंगे। सारी दुनिया से लोग आए, जिसमें से एक उसामा बिन लादेन भी था। इनको यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का, उसने किताबें पब्लिश की जहाद के ऊपर जो प्राइमरी स्कूल में अफगानिस्तान में बांटी जाती थी। उसमें क्लैशनिकोव दिखा रहे थे कि जहाद लड़ेंगे तो जन्नत में चले जाएंगे। वो पहले आपने डॉक्ट्रिनेट किया फॉरेन ऑक्यूपेशन के खिलाफ लड़ना जहाद है, और अब क्योंकि अमेरिकन ऑक्यूपाई कर रहे हैं तो वो दहशतगर्दी है। ये आप और मैं तो मान लें, उन लोगों को आप कैसे कन्विंस करेंगे? अब प्रॉब्लम यह है कि वहां तो जहाद है और उसका तो अब जब तक अमेरिका नहीं जाएगा वो तो खत्म नहीं होती, और वो भी अब तस्लीम कर बैठे हैं। पॉइंट यह है कि पाकिस्तान इसमें से कैसे अपने आप को बचाए। पाकिस्तान तो कोलैटरल डैमेज है इसका। हम इसलिए फंस गए क्योंकि जनरल मुशर्रफ ने हमें अमेरिका की जंग में घुसा दिया, क्योंकि पाकिस्तान को तो कोई ताल्लुक नहीं था इससे। कोई अलकायदा अफगानिस्तान में थी, तालिबान थे नहीं पाकिस्तान में,
9/11 में कोई पाकिस्तानी मुलव्वस नहीं था, हम उसकी वजह से फंस गए। और मैं जो शुरू से ऑब्जेक्ट कर रहा था कि आपने वही ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट की जहाद लड़ने के लिए, अब आप उनको कह रहे हैं दहशतगर्द है। अगर पाकिस्तान न्यूट्रल रह जाता तो ये जो फ्रेंजी ऑफ फैनेटिसिज्म है ये ना होती। उन लोगों ने उन्होंने पाकिस्तानी फौज को अटैक करना शुरू कर दिया, वो आज पंजाबी तालिबान बन चुके। अब जब तक आप इनको अलहदा नहीं करेंगे, जब तक डिस्टेंस नहीं करेंगे अमेरिका की जंग से, पाकिस्तान खुद टारगेट बना रहेगा और एक्सट्रीमिज्म बढ़ रही है पाकिस्तान में। इसको अगर हमने ये जो इसकी जो नैरेटिव खत्म करेंगे, रूट कॉज पे पहुंच जाएंगे, तो जब जहाद खत्म होगी तो ये हम ज्यादातर ये मिलिटेंट ग्रुप्स के ऊपर काबू पा जाएंगे। अब रह जाएंगे कई सेक्टेरियन ग्रुप्स, कई फैनेटिक्स, इनको आप आइसोलेट करके जंग, ये विनेबल वॉर है। ग्रैहम फुलर जो CIA स्टेशन चीफ था अफगानिस्तान का, वन ऑफ द बेस्ट वेस्टर्न माइंड्स ऑन दिस इशू, उसने आर्टिकल लिखा था 5 साल पहले हफिंगटन पोस्ट के अंदर। उसने ये कहा था कि जब हम अमेरिका जाएगा अफगानिस्तान से, पाकिस्तान इसके ऊपर काबू पा जाएगा, पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस। लेकिन उसने ये भी कहा कि अगर हम ना गए, वी कीप पुशिंग पाकिस्तान टू डू मोर, पाकिस्तान इज गोइंग टू सिंक एंड इम्प्लोड इन दिस फ्रेंजी ऑफ फैनेटिसिज्म। इसलिए जो ये आप देख रहे हैं मलाला के, ये सिम्टम्स हैं, ये फैनेटिसिज्म के सिम्टम्स हैं। आप उसकी रूट कॉज पे पहुंचे, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता आप इनके ऊपर काबू पा जाएंगे। अभी तो ये हाल है कि चारों तरफ हर जगह फैनेटिक्स। मैं 10 दफा सोचता हूं एक इशू के ऊपर स्टेटमेंट देते हुए कि ये दूसरी तरफ से ये ना हो कि इसी से मेरी जान खतरे में हो जाए। इस तरह की फैनेटिसिज्म है। जो पिछले साल गवर्नर को उन्होंने असैसिनेट किया था, उसके बॉडीगार्ड ने उसको 40 गोलियां मारी शॉपिंग सेंटर के अंदर, एक उसके बाकी बॉडीगार्ड ने एक बंदूक नहीं उठाई उसको मारने के लिए और उसको हीरो बना दिया। वो उस स्टेटमेंट पे जिसको उसको मारा था 8 साल पहले अखबार में भी नहीं आई नहीं थी वो स्टेटमेंट। इतनी पोलराइज हो चुकी है सोसाइटी। सर वक्त खत्म हो रहा है। नहीं सर, लाइटर नोट, एक आखिरी सवाल। अब मैं अली जफर इधर सामने बैठा हूं। सर मेरी उम्र में तो ठीक है, लेकिन हाउ डू यू मैनेज टू हैव अ 6-pack at 60? People want to know, especially girls and women. It's because I'm not 60. तो वैसे सेहत का राज क्या है? आप हैं इतने फिट। मैं तो आज आमिर से सुन रहा था सेहत का राज। मैं आमिर की हालात देख रहा था, मेरे से बहुत बेहतर है उसके, हालांकि मेरे से बहुत छोटा है, लेकिन माशाल्लाह मैं लग रहा है कि मेरी उम्र में आमिर फिर भी फ्रेश लगेगा। देखिए बिल्कुल कोई, आमिर ने एक और बात की, कोई शॉर्टकट नहीं है जिंदगी में, कोई शॉर्टकट नहीं है। आपने अगर अपनी जिंदगी क्वालिटी ऑफ लाइफ ठीक करनी है तो जब से अल्लाह ने दुनिया बनाई है अपनी एक्सरसाइज करें और अपना खाना ठीक खाएं, इसके अलावा कोई और चीज नहीं है। हालांकि हर दूसरे दिन कोई ना कोई चीज निकलाती है, बोटॉक्स या वो लिपोसक्शन या फिर कोई डाइट्स निकलाती हैं कि इससे यंग हो जाएंगे, लेकिन इससे कोई यंग नहीं होता। यंग होता है एक्सरसाइज से और डाइट कंट्रोल से। चलिए वक्त कम है, बहुत सारे हाथ खड़े हैं। हमारे फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, वो सवाल पूछना चाहते हैं। ये आखिरी सवाल होगा। You're a very brave man, and everyone in the audience wishes you good luck. I have 2 questions. What are your views in India, as you're here today, on the blasphemy law? The second is, we in India have many problems, but over 60 years, what have grown in our country, fortunately, are its institutions like the Supreme Court, the High Courts, and the Election Commission. How do you, this is the second question, how do you look at your own Supreme Court and your own Election Commission as they stand today, as you prepare for elections next year? आप उर्दू में ही जवाब जी। पहले आपका दूसरा सवाल दे दूं। ये जो पाकिस्तान की इस वक्त, जब हम कहते हैं वर्स्ट ऑफ टाइम्स, लेकिन बेस्ट ऑफ टाइम्स है, क्योंकि मैं क्यों ऑप्टिमिस्टिक हूं पाकिस्तान के लिए? सबसे बड़ी वजह सुप्रीम कोर्ट। पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में एक आजाद सुप्रीम कोर्ट है। इसकी वजह से पाकिस्तान के जो इलेक्टरल रोल्स हैं वो ठीक किए गए।
80 million में से 37 million bogus votes were shunted out on our petition to the Supreme Court. और उसके अलावा 40 मिलियन नए यूथ के वोट इंडक्ट किए उन्होंने। तो सुप्रीम कोर्ट अगर ना होता तो ये पुराने इलेक्टरल रोल्स पे हमारी कोई चांस नहीं थी जीतने की। अब ये पहली दफा होगा कि 80 मिलियन में से 40 मिलियन वोटर पहली दफा वोट करेगा, इन अदर वर्ड्स यूथ वोट। उधर दिस इज वेयर आवर स्ट्रेंथ लाइज। सेकेंडली, पहली दफा एक बड़ा क्रेडिबल इलेक्शन कमीशन आया, फखरुद्दीन जी इब्राहिम। सो दिस इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग। ये पाकिस्तान में हमें ऑप्टिमिज्म इधर से आती है, और ऊपर से मीडिया हमारा वाइब्रेंट है। मीडिया के अंदर टीवी चैनल्स हैं, करंट अफेयर प्रोग्राम्स हैं, और बड़ी पॉलिटिकली अवेयर पब्लिक पहली दफा वोट डालने जाएगी। तो ये तो ऑप्टिमिज्म। ब्लास्फेमी लॉ जिस तरह हम सब जानते हैं अंग्रेजों ने बनाया था। अंग्रेजों ने बनाया था इसलिए कि जब कम्युनिटीज इकट्ठी रहती थी तो राइट्स रोकने के लिए उन्होंने ये फैसला किया था कि किसी का भी जो सेक्रेड पर्सनैलिटीज एंटिटीज हैं उनके कोई दूसरी कम्युनिटी उनको अब्यूज ना करे। शुरू ये इधर से हुआ था, पाकिस्तान में हमें यह बताया गया। ये जो ब्लास्फेमी लॉ है ये इनसिग्निफिकेंस में इवेंचुअली चला जाएगा जब पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ है। प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ नहीं है, तो ये लॉ को अब्यूज किया जाता है। अगर ये लॉ नहीं होगा तो विजिलेंटीज फिरेंगे और किसी को अक्यूज करेंगे कि आपने ब्लास्फेमी की और उन्हें पकड़ के उधर ही मार देंगे। ये हुआ भी है, राइट्स हुए हैं। एक दो जगह राइट्स हुए, गोजरा में जिन लोगों ने अपने हाथ में कानून लिया और कहा जी इन्होंने डेसिक्रेशन किया है, उनको फिर सजाएं हुई। एक जगह किसी को, लड़की को उन्होंने, एक 14 साल की लड़की को कहा ब्लास्फेमी में, तो बाद में पता चला वो गलत अक्यूज किया, उसको सजा हुई। अगर आप ये लॉ नहीं रखेंगे तो खतरा ये है कि विजिलेंटीज जाके दूसरों को मारेंगे। कम से कम इस तरह कौन अक्लमंद इंसान किसी को ब्लास्फेमी में डाल सकता है। लेकिन मैं इसको एक सिम्टम समझता हूं पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ ना होने का। आप ये छोड़े जो जुल्म है, क्योंकि मैं, हाशमी साहब ने मेरे से ज्यादा टाइम जेल में गुजारा है, मेरे तो सिर्फ 8 ही दिन जेल में थे। लेकिन मैं आपको यह बताऊं कि मुझे इतना अफसोस हुआ कि कम से कम आधे जो लोग थे जेल में, वो उनकी सिर्फ कसूर उनकी गुर्बत था। सब ये लॉ, अब्यूज ऑफ लॉ की वजह से जेलों में बैठे थे, सब गरीब लोग थे। तो जब तक, मेरी जो फाइनल वर्ड ये है कि दुनिया की तारीख में कोई माशरा आगे नहीं बढ़ सका जब तक रूल ऑफ लॉ ना हो। गवर्नेंस होती रूल ऑफ लॉ के ऊपर है, और रूल ऑफ लॉ की होता है इन्वेस्टमेंट आने के लिए, माशरे को तरक्की करने के लिए। मैं अभी सिंगापुर में इनके वजीरों से मिला, इनके जो इस सिंगापुर मिरेकल के हिस्सा थे, सब ने पहली चीज रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश की। हमने नीतीश कुमार को इनवाइट किया, मैंने अपने घर पे, अभी पाकिस्तान आए हुए थे, तो उन्होंने भी पहली चीज की रूल ऑफ लॉ, और 90 डेज में उन्होंने कहा 90 डेज में हमने रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश किया। लोग मुझे कहते जी आप 90 डेज में कैसे कहेंगे? अगर आपने 90 डेज में बड़े फैसले ना किए आप कर ही नहीं सकते बाद में, बिकॉज दैट्स योर हनीमून पीरियड। उसी पीरियड में आपने सबसे कड़वी गोली देनी होती है। जो लीडरशिप 90 डेज में मेजर चेंजेस नहीं करती उसके बाद नहीं कर सकती। तो रूल ऑफ लॉ, ये सब सिम्टम्स हैं रूल ऑफ लॉ ना होने के। हर जगह माइनॉरिटी फंसती है, कमजोर फंसता है। पाकिस्तान के अंदर कमजोर को ताकतवर के सामने कानून, जब तक हम रूल ऑफ लॉ, व्हिच मींस द वीक एंड द स्ट्रांग आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ, ये जब तक नहीं होता तो ये सारे बाकी सिम्टम्स हैं उसके। इमरान खान साहब, आप एजेंडा आज तक में आए, आपने भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों में बेहतरी के ख्वाब दिखाए। हम उम्मीद करते हैं कि अगर आपको मौका मिला आप अपनी बातों को हकीकत में बदलेंगे। मैं सिर्फ खत्म करता हूं एक लास्ट चीज से कि देखें, मेरी जिंदगी का एक्सपीरियंस एक है, जो चीज आप इन्विजिट कर सकते हैं, जो पिक्चर कर सकते हैं, जो ख्वाब आप दे सकते हैं, वो हो सकता है। सिर्फ वो इसलिए नहीं होता कि हम डर जाते हैं, रास्ते में हम घबरा जाते हैं, हम हार मान जाते हैं। जब तक आप हार ना माने, मेरी जिंदगी का एक्सपीरियंस है, कोई चीज नामुमकिन नहीं है। एजेंडा आज तक में आने के लिए इमरान खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया।